नन्ही जलपरी आर्या की कहानी। एक समय की बात है, बहुत गहरे समुद्र में एक ऐसी दुनिया थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। डॉल्फिन्स गाती, जेलीफिश नाचती, नन्ही रंग बिरंगी मछलियां तैरती और बहुत गहरे पानियों में पानी के नीचे एक प्रसिद्ध राज्य था। इस राज्य के समुद्री लोग पानी के नीचे रहने वाले बाकी सभी जीवों के साथ शांतिपूर्वक रहते थे। इस राज्य के राजा का नाम था पोसाइडन। उसे अपनी बेटियों से इतना प्यार था कि वो उन्हें हमेशा अपने राज्य में ही रखता। आर्या सबसे छोटी थी। उसे समझ नहीं आता था कि क्यों वो उसे कभी कहीं नहीं जाने देते। राजा ने उसे बताया कि राज्य की सीमा के बाहर खतरा है। आर्या ने सोचा कि ऐसा कहने से उनका मतलब अवश्य ही धरती पर रहने वाले मनुष्यों और जीवों से होगा। आर्या, तुम एक दिन अवश्य ही अपना ताज पहनने जितनी बड़ी हो जाओगी, किंतु तब तक तुम्हें इसी राज्य में रहना है। यहाँ तुम सुरक्षित हो। पर मैं धरती पर रहने वाले लोगों और जानवरों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। धरती के लोगों के मन में समुद्री जीवों के लिए कोई इज्जत नहीं है। वे हमारे समुद्र में कचरा फेंकते हैं और हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें अपने पिता पर यकीन करना चाहिए। नन्ही जलपरी आर्या ने सुना, परंतु जितना ज्यादा उसने अपनी दादी की कही बात को सोचा, उसकी उत्सुकता उतनी ही बढ़ती गई। मैं बस अपने बड़े होने का इंतजार नहीं कर सकती। धरती पर रहने वाले लोग भी उतने ही दयालु होंगे जितने कि हम। और नन्ही आर्या ने पानी के नीचे के राज्य से चुपके से बाहर निकलने की एक योजना सोची। वो अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगी, बड़ी व्हेल विली और नन्ही डॉल्फिन डॉल्फी, क्योंकि वो पानी के नीचे के राज्य से निकलकर जब चाहे कहीं भी जा सकती थी। पानी के नीचे के राज्य के द्वार पर तलवारधारी रक्षक मछलियां डॉल्फिन डॉल्फी और व्हेल विली को समुद्र में बाहर ले जाने के लिए अलग ले गईं। वे अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी आने जाने के लिए आजाद थी। परंतु एक बार ओझल होने के बाद व्हेल विली ने जब अपना मुंह बड़ा खोला तो बाहर आया उनका शूरवीर नन्ही जलपरी आर्या। और बस इस तरह आर्या अपने दम पर बाहर थी और अच्छे से तैरते हुए ठीक पानी की सतह के ऊपर। अपने जीवन में पहली बार उसने हवा को महसूस किया, सूर्यास्त को देखा और सीगल्स को सुना। ये कमाल का एहसास है। Here's my home, deep blue sea. Everything is fun, friends with me. The king called me the little mermaid, the very best daughter of the king of the sea. Just look around, you will see the joy, a beautiful life and the ocean roar. Just look around, you will see the joy, a beautiful life and the ocean roar. ठीक तभी आर्या ने पानी के पार से आते संगीत को सुना। उसने पानी में डुबकी लगाई और आवाज की दिशा में तैरने लगी। तभी उसे एक बड़ी सी नौका दिखाई दी जिस पर आतिशबाजी हो रही थी। देखो नौका, चलो डॉल्फी, उसे पास से चलकर देखते हैं। और यार रुको, ये खतरनाक हो सकती है। उसके दोस्त डॉल्फी ने उसे चेतावनी दी, परंतु आर्या ने ध्यान नहीं दिया। और यार रुक जाओ। वो नौका के बगल में ही तैरने लगी, जहाँ से वो धरती के राजा और उसके बेटे राजकुमार एडवर्ड को देख सकती थी। वे राजकुमार का जन्मदिन मना रहे थे। एक राजकुमार। और यार हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। वो सिपाही खतरनाक हो सकते हैं। हमें अब घर वापस चलना चाहिए, वो हमें देख सकते हैं। राजकुमार ने जहाज के धनुष पर अपनी बांसुरी बजानी शुरू कर दी। वो किसी बुरे व्यक्ति की तरह आवाज नहीं करता है। आर्या अपनी सुंदर आवाज में उसकी बांसुरी के धुन के साथ साथ गाने लगी।
राजकुमार ने उसकी आवाज सुनी और हैरान होकर चारों तरफ देखा। ये इतनी सुंदर आवाज किसकी है? सावधान रहो आर्या, वो तुम्हें ढूंढने जा रहे हैं। दूर, बहुत दूर, राजा पोसाइडन की दुष्ट बहन समुद्री चुड़ैल वेगा राजा पोसाइडन के महल में रहती थी। किंतु बुरे काम करने के कारण पानी के नीचे के सुंदर राज्य से उसे भगा दिया गया था। आखिरकार वो दिन आ गया है। राजा पोसाइडन की बेटी और एक इंसान। मैंने कहा बिजली, तूफान और गर्जना के साथ भेजो, लहरों को भेजो नौका को पलटने के लिए, ताकि राजकुमार डूब जाए। समुद्री चुड़ैल के जादू के कारण लहरों ने राजकुमार की नौका को तोड़ना शुरू कर दिया। नहीं, नौका डूब रही है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। आर्या ने समुद्र की सतह तक डूबते जहाज के मलबे में से होकर तैरते हुए लहरों में डुबकी लगाई। उसे राजकुमार की बांसुरी दिखाई दी। उसने इसे झपट लिया। फिर उसने रेतीले समुद्री फर्श में राजकुमार को डूबते देखा। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और जमीन की तरफ जितना तेज वो तैर सकती थी तैरने लगी। उठो, भगवान के लिए उठो। राजकुमार ने धीरे से आंखें खोली और खुद को जिंदा देखकर हैरान रह गया। तुम जिंदा हो? वो अपने पास में बैठी एक सुंदर लाल सिर वाली जलपरी को देखकर हैरान था। आर्या ने एक कुत्ते को भौंकते हुए सुना तो उसे एहसास हुआ कि वो धरती पर है। वो झट से वापस समुद्र में कूद गई। राजा और उसके सिपाही और एक नवयुवती राजकुमार को किनारे पर मिल जाने की उम्मीद लिए खोज रहे थे। पिताजी, एक युवती ने मुझे बचाया। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, पर मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसकी आवाज पहले सुनी है। इसी दौरान इधर समुद्र में आर्या पानी के नीचे के राज्य में लौट चुकी थी। राजकुमार की बांसुरी अभी भी उसके पास ही थी। वो अभी भी खुद को ये सोचने से नहीं रोक पा रही थी कि वो कितना सुंदर था। उसके पिता उसे ढूंढ रहे थे और जब उन्होंने बांसुरी देखी तो वो समझ गए कि वो समुद्र की सतह पर जाकर आई है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी आर्या, लेकिन तुमने उसे अनसुना किया और राज्य के सुरक्षा घेरे से बाहर गई। तुम्हें इंतजार करना चाहिए था। किंतु राजकुमार डूब जाता। क्या? राजकुमार? तुम राज्य की सुरक्षा को छोड़कर गई हो आर्या। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए था ताकि मैं तुम्हें खतरे से बचा सकूं। मैं तुम्हें बाहर जाने की अनुमति कभी नहीं देता। राजा पोसाइडन चले गए। उन्हें फिक्र हो रही थी अपनी बेटी के दिल के बारे में। किंतु आर्या वापस आकर फिर से राजकुमार को देखने के अपने फैसले पर अडिग थी और इसीलिए उसने एक भयानक भूल कर दी और समुद्र के अंधेरे हिस्से में दुष्ट चुड़ैल वेगा को तलाश करने के लिए उसने अपने पिता के राज्य को फिर से छोड़ दिया। वेगा का 2 सिर वाला रक्षक सांप चुड़ैल के समुद्री महल पर मुस्तैदी से तैनात था और उसने नन्ही जलपरी को आते हुए देखा। वेगास, राजा की बेटी आ रही है। राजा से बदला लेने का समय आ गया है। मुझे पता था ये होगा। उसका दिल जंगली विद्रोही है। उसे आने दो सांप। आर्या थोड़ा डर गई, परंतु राजकुमार को देखना चाहती थी, इसलिए वो चुड़ैल से मदद मांगने के लिए अंदर गई। वेगा मदद के लिए तैयार हो गई, परंतु उसने नन्ही जलपरी से कुछ बेशकीमती मांगा। मैं तुम्हें मनुष्य बनाने के लिए एक जादुई औषधि तैयार कर दूंगी। तुम धरती पर चल सकोगी, अपने अनमोल राजकुमार के साथ नाच सकोगी, किंतु बदले में मैं तुम्हारी सुंदर आवाज ले लूंगी। मेरी आवाज? मेरा मतलब, पर बिना मेरी आवाज के? जलपरी ने बुरी भावना वाली उस औषधि को स्वीकार कर लिया क्योंकि वो मूर्ख थी और उसका दिल राजकुमार के प्यार में पड़ना चाहता था। पर याद रखना, जादुई औषधि का प्रभाव 3 दिन में खत्म हो जाएगा। अगर इस दौरान राजकुमार तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ा तो तुम वापस जलपरी में बदल जाओगी और फिर कभी भी अपने राजकुमार या पिता को याद नहीं रख पाओगी।
आर्या इतनी मूर्ख थी कि उसने जादुई औषधि पी ली। फिर उसने समुद्र की सतह की तरफ बढ़ना शुरू किया और जैसे ही वो धरती के नजदीक पहुंचने लगी, उसकी पूंछ गायब होने लगी, बल्कि अब उसकी जगह उसकी मानवीय टांगें थी। उसकी दोस्त डॉल्फी ने उसे देखा तो तुरंत सहायता के लिए आई। आर्या, तुम्हारी टांगे तो कभी नहीं थी, तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत है। नन्ही जलपरी आर्या डॉल्फी की मदद से किसी तरह किनारे तक पहुंची। राजकुमार एडवर्ड वहां पहले से ही था, उस लड़की की तलाश में जिसने उसकी जान बचाई थी। तुम जानी पहचानी लगती हो, क्या हम पहले एक दूसरे से मिले हैं? आर्या के पास आवाज नहीं थी, इसलिए उसने सिर्फ गर्दन हिला दी और राजकुमार को बांसुरी वापस कर दी। हाँ, हम मिले हैं। तुम अवश्य ही वही लड़की हो जिसने मुझे डूबने से बचाया था, और मैंने वो आवाज सुनी थी जब मैं डेक पर बांसुरी बजा रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? आर्या ने बताने का प्रयत्न किया, ओह, तुम बोल नहीं सकती? पर वो बोल नहीं सकती थी। इसलिए राजकुमार ने सोचा कि वो अवश्य ही कोई और लड़की होगी, क्योंकि उसे जो लड़की याद थी उसकी तो बहुत ही खूबसूरत आवाज थी। फिर भी वो इस बेकरार लड़की की मदद करना चाहता था। वो उसे अपने महल ले गया। धरती के राज्य के महल में राजकुमार का पिता एक अन्य युवती के साथ अपने पुत्र के विवाह की तैयारियां कर रहा था। आर्या ने दूर से देखा और उदास हो गई कि वो राजकुमार से विवाह नहीं कर सकती। दिन बीते पर वो राजकुमार से बात नहीं कर पाई। आर्या जानती थी कि औषधि का असर जल्द ही खत्म हो जाएगा और वो जल्द ही अपनी सारी यादें खो देगी। आर्या सोचने लगी कि अपनी आवाज के बिना उसके लिए राजकुमार को अपने प्यार में पा पाना असंभव है। और फिर तीसरा दिन आ पहुंचा। आर्या बहुत उदास थी, पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। उसकी जलपरी बहनें समुद्र से बाहर आईं और फिर उसकी दादी माँ। मेरी प्यारी पोती, हम तुम्हें बचाने और चुड़ैल का काला जादू तोड़ने आए हैं। तभी लहरें एक विशाल फुहार बनकर उठी और आर्या के पिता राजा पोसाइडन पानी से बाहर आए। आर्या, मेरी प्यारी बेटी, तुम उसी खतरे में चली गई जिससे मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, परंतु मैंने तुम्हारी आवाज बचा ली है। मैंने चुड़ैल का जादू तोड़ दिया है। अब तुम अपनी आवाज पा सकोगी और तुम हमें हमेशा याद रखोगी। समुद्र के राजा ने दादी के हाथ में अपने त्रिशूल को इशारा किया और जादू टूट गया। आर्या को उसकी आवाज वापस मिल गई। मेरी आवाज, धन्यवाद मेरे प्यारे परिवार, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। नहीं। वेल विली ने नन्ही जलपरी को राजकुमार की नाव की ओर भगाया। राजकुमार और एक अन्य देश की राजकुमारी विवाह करने ही वाले थे कि तभी अचानक राजकुमार ने कुछ सुना और वो रुक गया। एक बार फिर से ये आर्या की सुंदर आवाज थी। आर्या को व्हेल पर देखकर राजकुमार एडवर्ड उससे बात करने के लिए पानी में कूदा। ये तुम थी। मैं जानता था तुम ही वो लड़की हो जिसने मेरी जान बचाई। मेरा नाम आर्या है। और इस तरह राजकुमार एडवर्ड ने अपनी शादी रद्द कर दी और समुद्र के राजा पोसाइडन के साथ शांति कायम कर ली। आर्या ऐसी पहली जलपरी थी जिसने धरती पर एक मनुष्य बनकर जीना सीखा और समुद्र में एक जलपरी के रूप में। और आगे चलकर वो तथा राजकुमार एडवर्ड दोस्त बन गए और शादी कर ली और हमेशा खुशी से रहने लगे। नन्ही जलपरी बेबी शार्क। एक समय की बात है,
गहरे चमकते समुद्री राज्य के नीचे ठंडे पानी में एक बड़ा और बहुत खतरनाक शार्क गैंग था जिससे हर कोई डरता था। ये शार्क गैंग सभी समुद्री जीवों के साथ दुर्व्यवहार करता था और अपने बड़े तीखे दांतों के साथ उन्हें डराता था। सबसे छोटे शार्क को सब बेबी शार्क बुलाते थे। उसे नाचना गाना बहुत पसंद था। अरे तुम फिर से गा रहे हो? हम जैसे शार्क नहीं गाते, समझे बेबी शार्क? क्योंकि हम एक गैंग हैं। पर नहीं, मैं आपकी तरह नहीं। मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता। चुप रहो, ये बकवास है। मतलबी शार्क गैंग बेबी शार्क को अपने साथ ले गया और तैरकर समुद्र के उस अंधेरे भाग में पहुंचा जहां समुद्री चुड़ैल वेगा अपनी गुफा में रहती थी। गुफा के प्रवेश द्वार पर सांप पहरे पर तैनात था, किंतु वो अपने दोहरे सिर के साथ समुद्री घास की आइसक्रीम खाने की कोशिश में व्यस्त था। मजा आ गया। अब मेरा आराम करना तो बनता है। यहाँ तक कि सांप ने शार्क को अपने ठीक पीछे तैरते हुए भी नहीं देखा। बेबी शार्क ना चाहते हुए भी अपने मतलबी भाइयों के पीछे चलता रहा और समुद्री चुड़ैल वेगा का भयानक चेहरा देखा। तो तुम आ ही गए। इन समुद्रों में सबसे ज्यादा विश्वास मुझे तुम पर है, बूझो क्यों? क्योंकि हम पूरे सागर में शार्क के सबसे बड़े, खतरनाक और भयानक गैंग हैं। बिल्कुल सही। मैं भूखी हूँ। जाओ मेरे लिए छोटी प्यारी डॉल्फिन लाओ और मेरी भूख मिटाओ। कोई बात नहीं। आपका मतलब केक का टुकड़ा? वेगा के आदेश का पालन करने के लिए शार्क गैंग तुरंत गुफा से निकल पड़ा। वो इतना तेजी से तैर रहे थे कि बेबी शार्क के लिए उनके साथ कदम मिलाना मुश्किल हो रहा था। यहाँ तक कि कभी-कभी वो अपने बड़े भाइयों के पंखों के बीच पिस भी जाता था। उसे ये योजना कतई पसंद नहीं आई थी। इस बीच शानदार द्वीप समुद्र राज्य में राजा पोसाइडन की 3 खूबसूरत जलपरी बेटियां शाही समुद्र के कमरे में खेला करती थीं। आर्या अपनी बहनों में सबसे छोटी और सबसे सुंदर, अपनी पूंछ के साथ समुद्र में रहने में सक्षम थी और जब वो अपने पति राजकुमार एडवर्ड के पास लौटती तो वो जमीन पर होती और उसकी पूंछ टांगों और पैरों में बदल जाती। मुझे लगता है तुम्हें बस यही तो चाहिए, चलना और बोलना। बिल्कुल सही, मैं एक वॉकी टॉकी हूँ। मुझे राजा की जादुई शक्तियों की कहानी फिर से सुनाओ ना। एक दिन जब सभी मछलियां गर्मी के महासागर का आनंद ले रही थीं, नन्हा डॉल्फिन डॉल्फी अपनी अच्छी दोस्त आर्या जलपरी से मिलने के लिए गहरे समुद्री राज्य में आया। राजा पोसाइडन ने डॉल्फी से कहा कि आर्या वहां नहीं बल्कि धरती पर राजकुमार एडवर्ड के साथ है। इसलिए नन्हे डॉल्फिन डॉल्फी ने उसे देखने के लिए जाने का फैसला किया और सतह की ओर तैर गया। लेकिन तभी खतरनाक शार्क गिरोह ने उसे देखा और उसके रास्ते में आ गए। हे बॉस, यहाँ एक छोटी डॉल्फिन है, बिल्कुल जैसी वेगा चाहती है। तो जब मैं 3 तक गिनती करूं तो उसे घेर लेना। 1, 2। लेकिन बड़े भाई के 3 गिनने से पहले ही सबसे बेवकूफ शार्क बाहर कूद गया। मैंने अभी तक 3 नहीं कहा था।
बेबी शार्क ने देखा कि क्या हो रहा था और उसने अपने भाइयों को डॉल्फिन का अपहरण करने से रोकने की कोशिश की। रुको, मैंने कहा रुको, उसे नुकसान मत पहुंचाओ। लेकिन उसके बड़े भाई बड़े और ताकतवर थे। वे डॉल्फिन को पकड़ने के लिए उसके ठीक पीछे तैर रहे थे। काश मैं एक बड़ा ताकतवर शार्क होता, तब मैं अपने भाइयों को रोक सकता था। मुझे उस छोटे डॉल्फिन की जान बचानी है। बेबी शार्क अपने भाइयों के पीछे तैरने लगा और डॉल्फिन को बचाने के बारे में सोचने लगा। इधर किनारे पर आर्या और प्रिंस एडवर्ड समुद्र के किनारे महल के घाट पर टापू का खेल खेल रहे थे। आर्या के लिए वो डॉक उसके सामने का दरवाजा था। 5, 6, 7। अब आपकी बारी है। इसे देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अरे नहीं, तुम जीत गए। लेकिन समुद्र के नीचे सब कुछ ठीक नहीं था। समुद्र के अंधेरे हिस्से में नन्हा डॉल्फिन डॉल्फी रो रहा था, एक पिंजरे में। मदद करो कोई मेरी। क्या कोई बाहर है? मैं पिंजरे में फंस गया हूँ। मैं एक काल कोठरी में क्यों हूँ? मेरी मदद करो, मुझे किसी का भोजन नहीं बनना। सांप ने उसे सुना और पिंजरे के सामने आ गया। हमने तुम्हें किसी उद्देश्य से पकड़ा है, समझ गए? उद्देश्य से। अब चुप रहो, तुम कैदी हो। मेरे भोजन के साथ खेलना बंद करो सांप। जाओ यहाँ से, जाकर पहरा दो। अच्छा, अगर ये आर्या का नन्हा डॉल्फिन दोस्त नहीं है, डिनर पर आने के लिए धन्यवाद। डॉल्फी डर गया था, लेकिन जैसे ही समुद्री चुड़ैल वेगा घूमते हुए दूर गई, बेबी शार्क ने दीवार के झरोखे से देखा। ये हैरान करने वाला था कि डायन की गुफा के आसपास सुरक्षा की कितनी कमी थी। डॉल्फी एकदम से डर गया। हाय, डरो मत, सब ठीक है नन्हे डॉल्फी। मैं अपने भाइयों की तरह नहीं हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। सच? तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो ना? नहीं, मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आया हूँ। बेबी शार्क ने सलाखों को कुतरना शुरू कर दिया, लेकिन पिंजरा बहुत मजबूत था। आर्या, तुम्हें जलपरी आर्या को बताना चाहिए। वो जमीन पर सागर के समीप महल में है। वो मदद कर सकती है। बेबी शार्क ने डॉल्फी की बात सुनी और पानी की सतह पर तैर गया। सतह पर जलपरी आर्या और प्रिंस एडवर्ड ने सूर्यास्त होते समय पानी में अपने पैर छींटे, लेकिन तभी उन्होंने शार्क के करीब आने पर गौर किया। अरे ये क्या है? डॉल्फिन? ये एक शार्क है मेरे राजकुमार, सावधान रहो। बेबी शार्क डॉग के करीब आया और अपना सिर पानी से बाहर निकाला। डरो मत, मैं बेबी शार्क हूँ। आपका नन्हा डॉल्फिन दोस्त मुश्किल में है। वो वेगा की गुफा में कैदी है। डॉल्फी, बाय एडवर्ड। लेकिन ये शार्क तो बोलती भी है। जब आर्या समुद्र में कूद गई तो उसके पैर गायब हो गए और उसकी पूंछ वापस आ गई। आर्या और बेबी शार्क सांप के पास से चुपके से निकल गए जब वो अपनी पूंछ पकड़ने की कोशिश में व्यस्त था। लेकिन चुड़ैल पहले से ही आर्या को उसके जादुई क्रिस्टल मोती से देख रही थी। ओह अच्छा, तो तुम अपने नन्हे दोस्त को बचाने आई हो। मैं एक के बदले 2 वसूलती हूँ। वेगा ने जहरीली स्याही से आर्या को आश्चर्यचकित कर दिया। अपने चालों का उपयोग करके उन्हें पानी के माध्यम से गोली मार दी, लेकिन आर्या ने उन्हें चकमा दे दिया। जब आर्या वेगा से लड़ रही थी, बेबी शार्क को काल कोठरी की चाबी मिल गई और वो डॉल्फी को बचाने में कामयाब रहा। आर्या चुड़ैल को नहीं हरा सकती थी, इसलिए उसने समुद्र के जादू का उपयोग करना शुरू किया जो समुद्र के राजा ने उसे सिखाया था। पानी की धाराएं हवा और प्रकाश की तरह बहने लगी और सभी स्याही गेंदों को उसे मारने से रोक दिया। ये क्या? तुम उन्हें कैसे रोक रही हो? लोगों को चोट पहुंचाना बंद करो वेगा,
तुम इसके लिए नहीं बनी हो। बेबी शार्क ने मुझे बचाया आर्या, अब चलो यहाँ से निकल चले। आर्या ने सुरक्षा कवच से उन तीनों के गिर्द घेरा बना लिया और उन्होंने अंधेरी गुफा को छोड़ दिया और समुद्री साम्राज्य में वापस आ गए। वाह, ये जादुई कवच वाली बात वाकई कमाल की है। तो ये एक लंबी जल यात्रा है। क्या वे नाश्ता या कुछ और परोसते हैं? सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा बेबी शार्क। मुझे लगा तुम मतलबी हो क्योंकि तुम शार्क गैंग में थे, लेकिन तुम एक अच्छे दोस्त हो। धन्यवाद, मुझे भी एक अच्छा दोस्त मिला है। मैं कभी उस शार्क गैंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। कोई बात नहीं बेबी शार्क, तुम्हें उस गैंग में जाने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ मेरे दोस्तों के साथ सुरक्षित रहोगे। बेबी शार्क को समुद्री राज्य से प्यार था। उसने अपने नए दोस्तों को अपना गाना भी सुनाया। समुद्री चुड़ैल वेगा फिर से भूखी हो गई थी क्योंकि वो एक स्वार्थी दुष्ट चुड़ैल थी। नन्ही जलपरी, गहरा नीला समुद्र। एक बार समुद्र के किनारे एक विशाल महल था। वहाँ प्रिंस एडवर्ड और उनकी पत्नी खुशी से रहते थे। उसका नाम आर्या था और वो एक जलपरी थी। समुद्र में बहुत गहरे अंधेरी गुफा में एक और महल था, लेकिन ये एक दुष्ट महल था। समुद्री राजा की दुष्ट बहन समुद्री राज्य को नष्ट करने और अपने भाई की गद्दी को पाने के लिए योजनाएं और साजिशें रचती वहां रहा करती थी। एक दिन दुष्ट समुद्री चुड़ैल वेगा अपने खास सांप के साथ समुद्र तल पर तैर रही थी और उसने रेत में बैंगनी रंग के फ्रेम के साथ एक दर्पण देखा। एक जादू का दर्पण यहाँ महासागर के तल में? मुझे आश्चर्य है, ये कहाँ से आया? हम इसे गुफा में ले चलते हैं मेरी आकाश। ये हमारे काम का हो सकता है। समुद्री चुड़ैल वेगा ने दर्पण लिया और गुफा में चली गई। जैसे ही वो वहां पहुंची, वो आईने के सामने खड़ी थी, लेकिन उसे खुद का प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही किसी और चीज का। दिन बीतते गए और अभी भी जादू का दर्पण केवल घूमता और तैरता रहता था। समुद्री चुड़ैल को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे काम करता है, और जैसे ही वो इसे दूर फेंकने जा रही थी, भंवर बदलने लगा। भंवर के अंदर मैजिक मिरर का मालिक प्रकट हुआ। वो दुष्ट रानी हीला थी। दर्पण दर्पण, तुझे लगता है क्या? मुझे दिखा, मुझे दिखा। तू कहाँ डूब गया? वेगा ये देखकर हैरान रह गई कि दर्पण में एक धरतीवासी महिला थी और सांप डरकर छिप गया। मेरी आका, आईने के अंदर वाली महिला आप नहीं हैं। समुद्री चुड़ैल वेगा आईने के करीब आई और हीला को जवाब दिया। ये जादुई दर्पण समुद्र के नीचे अंधेरे पानी में है और पोसाइडन की बहन के कब्जे में है, और वो मैं हूं। हीला और उसका चैम्बरलिन डंकोव उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे जो उन्होंने देखा। एक लंबे लंबे पैरों वाली समुद्री महिला। डंकोव ने समुद्री राज्य के बारे में सुना था। वो उस दुनिया की शक्तियों के बारे में रानी से फुसफुसाया। हीला को समुद्र से नई शक्तियां प्राप्त करने में बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए उसने समुद्री चुड़ैल को एक प्रस्ताव दिया। ठीक है लैंडविच सैंडविच, यदि मैं तुम्हें एक सौदा दूं तो कैसा रहेगा? तुम बुरे दिल की रानी, यदि तुम एक समस्या से निकलने में मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें जादुई मंत्रों की पुस्तक दूंगी। और समुद्री चुड़ैल वेगा ने जलपरी आर्या और प्रिंस एडवर्ड के बारे में दुष्ट हीला को सब कुछ बता दिया।
उसने कहा कि अगर वो राजकुमार को बंदी बना ले तो वो हमेशा के लिए गहरे समुद्री राज्य पर कब्जा कर सकती थी। 3 दिन बाद राजकुमार एडवर्ड ने अपने पिता के जहाज पर समुद्री यात्रा की तैयारी शुरू की। हमेशा की तरह वो जहाज के धनुष पर चढ़ गया और बादलों को देखकर मौसम की जांच करने लगा। आकाश साफ है, मौसम सुहाना है और बादल अधिक है। यात्रा के लिए सब कुछ सही है। इसके बाद प्रिंस एडवर्ड रेलिंग पर झुककर देखने जा रहा था कि क्या पानी शांत था, लेकिन राजकुमार का कुत्ता भौंकता हुआ उसके पास भागा। कुत्ते ने उसे जमीन की ओर खींचने की कोशिश की। ओह, क्या हो गया मेरे दोस्त? क्या कोई खतरे की बात है? और तभी आसमान में अचानक अंधेरा छा गया। बादलों ने एक साथ आकर सूरज की रोशनी को रोक दिया। क्षितिज पर बड़ी बड़ी लहरें दिखाई देने लगी। रानी हेला अपने क्रिस्टल बॉल की सहायता से राजकुमार के जहाज के चारों ओर बादलों और हवाओं को नियंत्रित कर रही थी और समुद्री चुड़ैल वेगा उसके क्रिस्टल मोती के माध्यम से विशाल लहरें पैदा कर रही थी। तभी एक विशाल लहर एडवर्ड की तरफ आई और उसे बहा ले गई, उसे पानी में समुद्र के तल तक। इधर महल में जलपरी आर्या ने भयानक तूफान देखा। वो प्रिंस एडवर्ड को खोजने के लिए डाक की ओर भागी। वो उस डाक की तरफ भागी जहां डैगी तूफान से अभी वापस आया था। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है डैगी। सांप जो समुद्र के तल पर इंतजार कर रहा था, उसने राजकुमार को पकड़ लिया और उसके पैर बांध दिए और उसे पानी के नीचे की गुफा में ले गया। जलपरी आर्या ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और समुद्र में घाट से डुबकी लगाई, लेकिन वेगा ने उसे अपने क्रिस्टल मोती के जरिए देख लिया और अचानक ऊपर के पानी को बर्फ में बदल दिया। इसलिए जलपरी आर्या सीधे सख्त बर्फ पर गिरी और उसे चोट लग गई। उसने अपने हाथों और पैरों से बर्फ तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। ओह नहीं, मैं पानी में नहीं जा सकती। ये जरूर वेगा ही होगी जो मुझे एडवर्ड को बचाने से रोक रही है। ऐसे समय उसका छोटा दोस्त डॉल्फिन डॉल्फी, जिसने महसूस किया कि आर्या समुद्र में गोता नहीं लगा सकती है, उसके पास आया और उसने अपनी नाक से बर्फ तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत सख्त थी। तब सीगल रिंगो मदद करने के लिए आया। उसने अपनी चोंच से बर्फ तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भी असफल रहा। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार एडवर्ड को समुद्री चुड़ैल की गुफा में कैद किया गया था और वो अपनी सांस को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता था। वेगा समुद्री चुड़ैल काले दर्पण के सामने खड़ी थी। समुद्र के काले दर्पण, उस लैंडविच सैंडविच रानी हेला को मुझे दिखा। मैंने वही किया जो तुम चाहती थी, लंबे पैरों वाली। अब तुम्हें मुझे बदले में जादुई मंत्रों की पुस्तक देनी होगी। समुद्री चुड़ैल ने औषधि की अलमारी से जादुई मंत्रों की पुस्तक ली और इसे दर्पण के अंदर के भंवर के माध्यम से दर्पण में फेंक दिया, लेकिन पुस्तक पर छोटे ऑक्टोपस हथियार वेगा की बाह से चिपक गए थे और वो उन्हें जाने नहीं दे सकती थी, और इसलिए जादुई दर्पण ने उसे उस भूमि में पहुंचा दिया जहां रानी हेला रहती थी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं यहाँ कैसे आई? मुझे अपनी गुफा में वापस जाना है। जब समुद्री चुड़ैल जमीन पर इधर उधर गिरी हुई थी तो नन्ही डॉल्फिन डॉल्फी मदद के लिए गई थी। उसने बर्फ को तोड़ने में मदद के लिए गहरे समुद्री राज्य में रहने वाली विशाल व्हेल विली से पूछा मदद के लिए। विशाल व्हेल विली और नन्हा डॉल्फिन डॉल्फी पानी की सतह की ओर तैरने लगते हैं। आर्या, जिसने महसूस किया कि विली क्या कर रही थी, वो बहुत खुश थी।
बड़ी व्हेल ऊपर की ओर तैरने लगी और अपनी मजबूत नाक के साथ सतह पर बर्फ तोड़ने में कामयाब रही। जलपरी आर्या तुरंत पानी में कूद गई और दुष्ट वेगा की पानी के नीचे की गुफा की ओर तैरने लगी। जैसे ही आर्या ने पानी में प्रवेश किया, उसके पैर एक जलपरी की पूंछ में बदल गए। उसके साथी डॉल्फी और विली भी उसके साथ तैरे और समुद्री चुड़ैल वेगा की गुफा में पहुंच गए। गुफा के प्रवेश द्वार पर 2 सिर वाला प्रहरी सांप खड़ा था। उन्हें आते देख उसने चुड़ैल को बुलाया, क्योंकि वो समझ रहा था कि वो गुफा में है। वे आ गए हैं, वे आ गए हैं। आप कहाँ हैं? कुछ कीजिए। बड़ी व्हेल विली का सांपों से बहुत वास्ता पड़ा था, इसलिए उसने उसे अपने विशाल मुंह में फंसा लिया। नहीं, मुझे व्हेल की सांस से नफरत है और यहाँ अंधेरा भी है। मुझे बचाओ। डॉल्फी जल्दी करो, सभी कमरों को देखो, मैं प्रिंस को ढूंढने बोन डंजन जा रही हूँ। जब जलपरी आर्या बोन डंजन में पहुंची तो उसने राजकुमार को फर्श पर बेहोश देखा। आर्या ने बोन केज की सलाखों में से झांका और फिर पानी के नीचे सांस लेने में मदद करने के लिए राजकुमार के मुंह में जादू की समुद्री रेत डाली। अचानक एक जादुई रोशनी ने राजकुमार को घेर लिया। उसके पैर धीरे धीरे गायब हो गए और उनकी जगह लाल मछली की पूंछ आ गई। तो प्रिंस एडवर्ड जाग गया और पानी के नीचे सांस लेने लगा। तुम जिंदा हो। मैं पानी के भीतर सांस ले सकता हूँ। ये बहुत अच्छा एहसास है। धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। आओ हम यहाँ से निकल चले मेरे राजकुमार। जलपरी आर्या और प्रिंस एडवर्ड यानी अब एक समुद्री मानव हाथ पकड़कर पानी की सतह पर तैरने लगे। उनके जीवन खुशी से भर गए और ये खुशियाँ जारी रही धरती और समुद्र दोनों हे पर। पक्षियों, क्या तुम्हें लगता है कि हमें कभी पंख भी मिल सकते हैं? वो कितना मस्त होगा। कई दिनों तक गंदगी के बीच बहने के बाद समुद्री चुड़ैल अंत में समुद्र में पहुंच गई और अपनी गुफा में लौट आई। और जब उसने देखा कि राजकुमार बच गया है, चाहे इस तरह या उस तरह, मैं उस गहरे समुद्री राज्य में प्रवेश करके रहूंगी। नन्ही जलपरी राजा को बचाने के लिए एक बार प्रिंस एडवर्ड और जलपरी राजकुमारी आर्या एक साथ एक जहाज पर हवा जितनी तेज और लहरों से भी ऊंचे नौका चला रहे थे। देखो, पानी का बहाव, नावों की ये चीज मुझे बहुत पसंद है। एडवर्ड और आर्या अक्सर नई जगहों का पता लगाने के लिए एक साथ यात्राएं करते थे, जो पहले किसी ने नहीं देखी थी। गहरे पानी के नीचे समुद्री चुड़ैल वेगा एक बार फिर अपने भाई राजा पोसाइडन से समुद्री राज्य लेने की सोच रही थी। उसका सहायक सांप गुफा में क्रिस्टल मोती के पास आया और धीरे से उसे अपने सिर से छू लिया, और फिर मोती ने जादुई रूप से उसे वो सब दिखाया जो समुद्र में हो रहा था। मेरी आकाश, आर्या और एडवर्ड एक यात्रा पर गए हैं। वेगा तुरंत वहां आई। सांप, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरे जादुई क्रिस्टल मोती को हाथ मत लगाना। जब तक वे समुद्र पर हैं, मैं उनके साथ हर तरह से बुरा कर सकती हूँ।
कैसा रहेगा अगर आप धरती को नष्ट ही कर दे मेरी आकाश? समुद्री चुड़ैल वेगा सांप ने जो कहा उसके बारे में सोचने लगी। मैं समझ गई, अगर मैं दुनिया की सारी भूमि को नष्ट कर दूं तो मैं हर समय आर्या को पीड़ा दे सकती हूँ। देखती हूँ तब राजकुमार और बाकी इंसान कब तक पानी में रहेंगे। वेगा ने फैसला किया कि ये उसके लिए समुद्र की रानी बनने और अपने भाई अच्छे राजा से समुद्री राज्य लेने का सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए समय को जरा भी बर्बाद किए बिना उसने शैवाल पेपर पर अपनी विश्वासघाती योजना के लिए जरूरी सामग्री को लिखा। Dear Miss Little Mermaid, you don't know me yet. This is Vega. You all should be afraid. I'll follow you till the end. Snake, always stay awake. Watch Aria and Poseidon. Hope you won't make mistakes. I'm writing down my plans to destroy all the bands. One day I will have my freedom. Live in deep blue sea kingdom. Snake, be by my side. I will show you in detail how we go inside. इधर जहाज पर आर्या अपनी केबिन में बैठी एक डायरी लिख रही थी। प्रिय डायरी, जब मैं सागर में रहती थी, मैं घूमती थी रंगीन मूंगों के बीच, समुद्री घोड़ों के पीछे, सीप से गुनगुनाते, सुंदर दृश्यों को तस्वीरों पर उतारते। मुझे वो सब याद आते हैं। जब मरमेड आर्या लिख रही थी, उसने डेक पर चालक दल की आवाजें सुनी। ये खत्म हो गया, क्षितिज पर एक नई भूमि दिखाई दी है। आर्या ये खुशखबरी सुनकर बहुत खुश हुई। वो प्रिंस एडवर्ड को खोजने के लिए जाने वाली थी, लेकिन उसका दोस्त सीगल रिंगो जहाज की खिड़की के ठीक सामने आया। रिंगो इतनी हड़बड़ी में था कि वो साफ कांच को देख ही नहीं पाया। उसने कई बार अंदर आने की कोशिश की, इससे पहले कि आर्या समझ पाती कि उसे मदद की जरूरत है। रिंगो, स्वागत है। तुम इतने परेशान दिख रहे हो, कुछ गड़बड़ है? मेरी राजकुमारी प्यारी आर्या, तुम्हारे पिता, भूमि, पृथ्वी, ये सभी जल्दी नष्ट हो जाएंगे। इस बात का क्या मतलब है रिंगो? भूमि कैसे नष्ट हो सकती है? रिंगो और जलपरी आर्या तेजी से जहाज के डेक तक गए। रिंगो दिशा बताने के लिए कौवे के घोंसले तक गया और फिर आर्या को बताया कि उसके पिता राजा पोसाइडन को कैदी बना लिया गया है और ये कि पृथ्वी पर सभी धरती एक समय में एक जगह गायब होने लगी है। यदि तुमने कुछ नहीं किया आर्या, तो ये जहाज जल्द ही गायब हो जाएगा। धरती पर रहने वाले सभी जीव नष्ट हो जाएंगे। नहीं, ये बहुत दर्द भरी भयानक बात होगी। तभी आर्या ने देखा कि वेगा का सांप पानी में था, जो चुपके से जहाज को देख रहा था। ये सब समुद्री चुड़ैल वेगा के कारण हो रहा होगा। मुझे पता है ये वही है। मुझे उसे रोकने की कोशिश करने के लिए समुद्र में वापस जाना चाहिए, मेरे राजकुमार। प्रिंस एडवर्ड ने देखा कि पास की जमीनें धीरे धीरे गायब हो रही थी। वो नहीं चाहता था कि आर्या जाए, लेकिन उसे अपने चालक दल के साथ जहाज पर रहना था, सो उसने उसे अपने बिना जाने दिया। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने देना चाहता आर्या, लेकिन तुम्हें जाना होगा हमें बचाने के लिए। जलपरी आर्या डेक की तरफ बढ़ी और उसने अपने समुद्री मित्रों के लिए सीटी बजाई। उसके छोटे डॉल्फिन दोस्त ने समुद्र की गहराई में सीटी सुनी
और उसे खोजने के लिए सतह तक तैर कर आया। जैसे ही आर्या ने डॉल्फी को आते हुए देखा, उसने पानी में डुबकी लगाई। जैसे जैसे वो गहरे और गहरे पानी में तैरने लगी, उसके पैर जादुई रूप से फिर से जलपरी की पूंछ में बदल गए। डॉल्फी, हम वीगा की गुफा में जा रहे हैं। आर्या और डॉल्फी तैरने लगे। दुष्ट चुड़ैल पहले से ही अपनी गुफा में थी, जहां उसने अपने दयालु भाई को कैद किया हुआ था और अपनी बुराई की योजना की डींगे मार रही थी। अगर तुम मुझे समुद्री राज्य नहीं दोगे तो तुम्हारी अनमोल बेटी आर्या और उसके सभी मानव मित्र महासागरों में नष्ट हो जाएंगे। लेकिन तभी आर्या और डॉल्फी वेगा की गुफा में पहुंच गए। डॉल्फी घबरा गया, लेकिन उसने सांप को पकड़ने की पूरी कोशिश की जो सामने के दरवाजे पर पहरा दे रहा था। हाय, मैं अपना रास्ता भटक गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ से महासागर मनोरंजन पार्क तक कैसे जाऊँ। मनोरंजन पार्क? क्या यहाँ कोई मनोरंजन पार्क है? ये कहाँ है? क्योंकि हम जाना चाहते हैं। ओह हाँ, बेशक, और ये बहुत मजेदार जगह है। जैसे ही डॉल्फी ने सांप का ध्यान भटकाया, आर्या चुपके से दाखिल हो गई। उसने अपने पिता को बंधे हुए देखा। फिर उसने अपने पिता का जादुई त्रिशूल और चुड़ैल का बड़ी जड़ी बूटियों वाला कैबिनेट देखा। आर्या अपने पिता की मदद करने के लिए बढ़ी। चलो भाई, मुझे अपना मुकुट दे दो और अपना समुद्री राज्य मेरे हवाले कर दो। आर्या ने अपने पिता की छड़ी पकड़ी और वेगा के पीछे चली गई। हिलना नहीं वेगा। तुम यहाँ कैसे आई? जब आर्या ने चुड़ैल पर छड़ी लहराई तो छड़ी से बिजली निकली और वेगा को पकड़ लिया। लेकिन सांप पहले से ही अपनी गार्ड ड्यूटी से जा चुका था और वो मनोरंजन पार्क में डॉल्फी के साथ मस्ती कर रहा था। वो वेगा की पुकार नहीं सुन पा रहा था। आर्या ने अपने पिता को बचाया और उन्हें उनका त्रिशूल वापस दे दिया। आर्या और राजा पोसाइडन गुफा से तुरंत निकल गए। राजा पोसाइडन अपनी छड़ी से गुफा को बंद करने ही वाले थे। पिताजी, रुकिए, हम जादू को तोड़े बिना यहाँ से नहीं जा सकते। जलपरी जल्दी से अंदर गई और मोती के अधीन जमीन को नष्ट करने वाले मंत्र को तोड़ने की सामग्री को एक एक करके इकट्ठा किया। फिर उसने समुद्र के सीप को लिया जिसमें जादुई धूल थी। रुको, उसे मत लो, उसे छोड़ दो। नहीं। हालांकि वो बिजली से बंधी हुई थी, वेगा ने अपनी सारी शक्ति के साथ जहरीली स्याही जलपरी पर फेंक दी। लेकिन जलपरी जल्दी से वापस अपने पिता के पीछे चली गई और जब आर्या गुफा से बाहर आई तो राजा ने गुफा को विशाल पत्थरों से सील कर दिया। आर्या सतह की तरफ जितना तेजी से तैर सकती थी तैरी, ये देखने के लिए कि जादू टूटा है या नहीं। प्रिंस एडवर्ड और उनका चालक दल दूर की जमीनों को फिर से देखकर बहुत खुश थे। देखो, जमीन फिर से दिखने लगी है। जलपरी आर्या इतनी तेजी से तैर रही थी कि वो पानी से हवा में उड़ने लगी। और फिर अपने पैरों के साथ डेक पर उतरी। वो प्रिंस एडवर्ड के पास गई। मेरी राजकुमारी, तुमने एक कर दिखाया। तुमने सभी मनुष्य और भूमि के जानवरों की जान बचाई। रिंगो, जो दूर की जमीन से उड़ान भरकर आया था, जहाज पर उतरा और आर्या को धन्यवाद दिया। अब सब कुछ सामान्य हो गया है राजकुमारी। सभी राज्य और भूमि बहाल हो रहे हैं। आर्या ये सुनकर सचमुच बहुत खुश हुई और वो और राजकुमार खुशी से हंसने लगे। इधर वेगा के सहायक सांप को एहसास हुआ कि वो मनोरंजन पार्क में अकेला था। वो डरकर चुड़ैल के पास गया
उसने देखा कि गुफा का प्रवेश द्वार बंद था। मेरी आकाश, क्या आपको पता है कि पानी में एक मनोरंजन पार्क है? अपना मुंह बंद रखो सांप। इधर राजकुमार के जहाज पर जल परी ने राजकुमार एडवर्ड को मैजिक सी सैंड के साथ मैजिक सी शेल दिया। एडवर्ड, अब कुछ भी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस रेत का इस्तेमाल करके कभी भी एक समुद्री मानव बन सकते हैं। सभी लोग खुश थे कि उनकी धरती बहाल हो गई और राजकुमार और राजकुमारी नई भूमि की तलाश में रंगीन इंद्रधनुष के नीचे सुंदर समुद्र में चले गए। नन्ही जलपरी और अदृश्य मछली। एक जमाने में महासागरों की दुनिया की सबसे खूबसूरत जलपरी आर्या और उसके प्रिय राजकुमार एडवर्ड एक क्रूज जहाज पर सवार हुए और दूर समुद्र के लिए रवाना हुए। उनकी यात्रा इतनी प्यारी थी कि सुबह के सूरज की सुंदरता ने सभी को मोहित कर लिया। मेरे राजकुमार, मैं अपना बाकी का जीवन तुम्हारे साथ यूं ही यात्रा करते हुए गुजार सकती हूँ। एडवर्ड और आर्या ने अपने देखे हुए हर एक द्वीप से मौसमी फल चुने। अनानास, आम, नारियल, पपीता, रसबेरी, केला, नींबू और बहुत कुछ। 7 समंदर के दर्जनों सबसे स्वादिष्ट फल। जब वे अपने महल में लौटे तो वे इन फलों को अपने राज्य के लोगों को भेंट करने जा रहे थे। एक दिन जब राजकुमार और नन्ही जलपरी आर्या समुद्र को देख रहे थे तो उन्होंने ध्यान दिया कि पानी में कोई समुद्री जीव नहीं था। मेरी राजकुमारी, हमने कुछ दिनों से समुद्र में कोई मछली नहीं देखी, ऐसा क्यों? हाँ, मैंने भी देखा। मेरी दोस्त डॉल्फी कुछ दिनों से नजर नहीं आ रही। पानी के नीचे की दुनिया के बारे में चिंतित नन्ही जलपरी ने फैसला किया कि वो पानी के नीचे के राज्य में जांच करने जाएगी और अपने परिवार और दोस्तों से मिलेगी। प्रिंस एडवर्ड उसे जहाज के सिरे पर ले गए। आर्या चिंतित हो गई। मेरे राजकुमार, अगर मैं सूर्यास्त तक वापस नहीं आई तो समझ लेना कि पानी के भीतर कुछ गड़बड़ है। नन्ही जलपरी आर्या जहाज के अंत तक चली और समुद्र में चली गई। जैसे ही वो पानी में उतरी, उसके मानव पैर जादुई रूप से एक जलपरी की पूंछ में बदल गए। आर्या तेजी से तैरते हुए गहरे समुद्र के साम्राज्य की ओर पानी में चली गई, लेकिन आसपास कोई मछली दिखाई नहीं दी। समुद्र बहुत शांत, ठहरा हुआ और खाली महसूस हुआ। उसने अपने मित्रों को आवाज लगाई, डॉल्फी, विली, केकड़े, कहाँ हो तुम सब लोग? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। आर्या को रेत और पानी की आवाज के अलावा और कुछ सुनाई नहीं दिया। शानदार गहरा समुद्री राज्य और पूरा झिलमिलाता नीला समुद्र शांत और खाली लग रहा था। नन्ही जलपरी आर्या रेत में एक सी शेल की ओर तैर गई। सी शेल ने एक डायरी की तरह पानी के भीतर की दुनिया में हर आवाज और हर लहर को जादुई रूप से रिकॉर्ड किया हुआ था। आर्या ने अपने कान में सीप को रखा और जो कुछ हुआ था सुनने लगी। हमारे पानी के नीचे के घर में ये खिला हुआ और मजेदार दिन था। रंगीन मछलियाँ, डॉल्फिन और जेलीफिश मस्ती और मजे कर रहे थे। जैसे ही सूरज की रोशनी समुद्र के तल पर पानी के माध्यम से छनती गई, दुष्ट चुड़ैल वेगा और उसका सहायक सांप आ गया। मैंने सुना कि वे राज्य के खजाने को चुराने की योजना बना रहे थे ताकि वेगा अपना राज्य स्थापित कर सके, किंग पोसाइडन और उनके परिवार से दूर। फिर वेगा और उसका सांप शार्क गिरोह से मिले और गायब हो गए। मैंने जो भी कुछ सुना उसे राजा को बताने के लिए मैं रेत में आगे बढ़ने लगा, लेकिन मैंने जो देखा उससे मैं दंग रह गया। एक बहुत बड़ा मछली पकड़ने का जाल। वो धीरे धीरे पानी के नीचे उतर रहा था
मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैंने तुरंत खुद को छुपा लिया। आर्या जो सुन रही थी उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सीप को वहीं छोड़ दिया और तुरंत मछली को पकड़ने के जाल की तलाश में चली गई। थोड़ा तैरने के बाद उसे समुद्री जानवरों से भरा एक विशाल मछली पकड़ने का जाल मिला और उसकी सबसे अच्छी दोस्त डॉल्फी उसमें थी। ओह डॉल्फी, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। आर्या, जल्दी करो, हमें अभी बचाओ। इस तरह के 2 और बड़ी मछली पकड़ने के जाल हैं। जब मछली परी उन्हें बचाने की योजना बना रही थी, प्रिंस एडवर्ड अपने जहाज पर उनके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसे गए हुए काफी वक्त हो गया था, इसलिए प्रिंस एडवर्ड चिंतित थे। उन्होंने जादू की समुद्री धूल को बाहर निकाला और निगल लिया और फिर पानी में कूद गए। जैसे ही राजकुमार पानी में गया, राजकुमार के मानव पैर पूंछ में बदल गए और वो आर्या को खोजने के लिए पूरी ताकत से तैरने लगा। इस बीच नन्ही जलपरी मछली पकड़ने के 3 बड़े जालों को एक साथ लाने के लिए संघर्ष कर रही थी और उसने देखा कि वेगा और सांप इन मछली पकड़ने के जाल में से एक में थे। वेगा, सांप, तुम लोग इन जालों में कैसे फंस गए? विश्वास नहीं होता मुझे। तुम पानी के भीतर क्या कर रही हो? मुझे तो लगा था कि तुम इंसान बन चुकी हो। मैं अपने मछली दोस्तों को कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। हमें बचाने के लिए? तुम? उसने कहा कि वो हमें बचाएगी मेरी आका। उसने ऐसा कहा? तुमने नहीं सुना सांप? आपकी सारी बाहें जाल में फंस गई हैं वेगा। आप मदद के बिना नहीं निकल पाएंगी। ऐसा तुम सोचती हो। दुष्ट समुद्री चुड़ैल को घमंड था। उसने बिना किसी मदद के मुक्त होने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुई। सांप, मेरी मदद करो। मेरा चौथा हाथ जल्दी खींचो। मेरी आका। अपने दोनों सिरों का प्रयोग कर मूर्ख। मैं ये नहीं कर सकता मेरी आका। वेगा, रुको, आप इसे और भी खराब कर रही हैं। जब जलपरी ने वेगा को चेतावनी देने की कोशिश की तो मछुआरों ने ऊपर से एक और जाल फेंका और दुर्भाग्य से जलपरी भी इस जाल में फंस गई। मैं फंस गई। नहीं, मुझे और जाल देखने चाहिए थे। ओह नहीं। हिलो मत आर्या, तुम और अधिक फंसने वाली हो। मैं तेरे सामने यहाँ से निकल जाऊंगी और सारे राज्य का नाश करूंगी। जब जलपरी आर्या जाल में संघर्ष कर रही थी, प्रिंस एडवर्ड आ गए। एडवर्ड, एडवर्ड, हम यहाँ हैं। राजकुमार ने अपनी सारी शक्ति और अपने छोटे खंजर से आर्या को तुरंत उसके जाल से बचा लिया। हमें तुरंत समुद्री डाकुओं को रोकना होगा राजकुमारी। चलो जल्दी करो, नहीं तो वो और जाल फेंक देंगे। इंतजार करो, हम तुम्हें बचा लेंगे। जलपरी ने जाल की रस्सी का पीछा किया और इतनी जल्दी तैर गई कि प्रिंस एडवर्ड को उसे पकड़ने में मुश्किल हुई। वे जानते थे कि उन्हें समुद्री डाकू मछुआरों को जल्दी से रोकने की जरूरत है, इससे पहले कि वे और जाल फेंकें। आर्या पानी की सतह पर आई और मछुआरों पर चिल्लाई, हे समुद्री डाकू मछुआरे, आप समुद्र में जाल नहीं फेंक सकते। नीचे हजारों समुद्री जीव रहते हैं, आपको उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। समुद्री डाकू मछुआरों ने आर्या को नजरअंदाज किया और एक और जाल समुद्र में फेंकने की कोशिश की। दूसरी ओर आर्या ने अपने हाथों को एक साथ जोड़ा और हवा में उड़ गई। समुद्री लुटेरों ने जब जलपरी को देखा तो वे डर गए और हैरान रह गए। समुद्र पर आर्या की जादुई शक्ति ने विशाल लहरें और तेज हवाएं बनाई और समुद्री डाकू मछुआरों के जहाज को उनके जाल और पानी के नीचे के साम्राज्य से बहुत दूर भेज दिया। दूर, बहुत दूर।
प्रिंस एडवर्ड ने जाल काटने के लिए तेजी से काम किया और पानी के नीचे के जीव आजाद हो गए। बेशक कुछ दुष्ट जीव थे जो तुरंत भाग गए और उन्होंने राजकुमार और आर्या को धन्यवाद तक नहीं कहा। भले ही वेगा बच गई थी तो भी वो गुस्से में थी कि जल परी आर्या ने उसे बचाया। मेरी आका, नन्ही मछली परी ने सच में हमें बचाया है ना? चाहे हम उसकी वजह से बच गए होंगे सांप, लेकिन ये मेरे मिशन को कभी नहीं बदलेगा। मैं उस राज्य को नष्ट करके रहूंगी और सारा खजाना मेरा हो जाएगा। नन्ही मछली परी के मछली मित्रों ने उसे और राजकुमार को बचाने के लिए धन्यवाद दिया। हम हमेशा पानी के नीचे की दुनिया की रक्षा करेंगे, चिंता न करो। और समुद्री जीवों ने आर्या और एडवर्ड के जहाज की हमेशा के लिए रक्षा करने का वादा किया और एक बार फिर समुद्र के जीव गहरे नीले पानी में आजादी से तैरने लगे। आर्या और राजकुमार के अच्छे दिलों और साहस के लिए धन्यवाद। पानी के नीचे के राज्य में अब शांति थी, जो यहाँ से पृथ्वी पर चारों ओर फैल गई और उसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगे। Here's my home, deep blue sea. Everything is fun, friends with me. The king called me the little mermaid, the very best daughter of the king of the sea. Just look around, you will see the joy, a beautiful life and the ocean roar. Just look around, you will see the joy, a beautiful life and the ocean roar. Starfish, octopus, and dolphins are all around. Now we are dancing in the moonlight. The deep blue sea is my safe place, where my family is hidden from the waves. Just look around, you will see the happiness. We are all together and life sparkles. Just look around, you will see the happiness. We are all together and life sparkles. नन्ही जलपरी का रहस्य। एक जमाने में समुद्र के सबसे खूबसूरत महल में राजकुमारी आर्या और प्रिंस एडवर्ड रहते थे। शाम को वे महल के घाट पर घूमने गए और सूर्यास्त देखा। फिर सुबह की धूप का आनंद लेने के लिए वे समुद्र में तैरने गए। राज्य के अन्य मनुष्यों में से कोई भी नहीं जानता था कि राजकुमारी आर्या वास्तव में एक मत्स्य कन्या थी, सिर्फ राजकुमार को छोड़कर। मेरी राजकुमारी, आखिरकार हर कोई समझ जाएगा कि आप एक मत्स्य कन्या हैं। आप इसे राज क्यों रखना चाहती हैं? सब लोग आपके जैसे दयालु नहीं होते मेरे राजकुमार। अगर उन्हें पता चला कि मैं एक मत्स्य कन्या हूँ। जब भी जलपरी आर्या अपने रहस्य को बताने के बारे में सोचती तो उसे अपने पिता की बातें याद आती। बेटी, तुम्हें पता होना चाहिए कि मनुष्य हानिकारक होते हैं। एक दिन आर्या और उसकी सहेली महल की नौकरानी तट पर चल रहे थे। दादी, चलो दौड़ो और इसे ले आओ।
डागी आपसे बहुत प्यार करता है राजकुमारी। वो बहुत वफादार और दयालु कुत्ता है लिली। राजकुमारी जी, अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपसे कुछ पूछूं? बेशक तुम पूछो। महल में नौकर, मेरे दोस्त लोग, हर कोई सोचता है कि आप एक मत्स्य कन्या हैं। क्या ये सच है? जल परी ने जो बातें सुनी उससे वो हैरान रह गई। उसे तुरंत समुद्र की अपनी आजाद और खूबसूरत यादों की याद आ गई। नहीं, ये सच नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। मुझे सिर्फ तैरना और समुद्री जीवों को देखना पसंद है। माफ करना मेरी राजकुमारी, सब पूछ रहे थे तो मैंने भी सोचा। कोई बात नहीं लिली, यदि आप मुझे माफ कर देंगी तभी मैं महल जाकर काम कर सकती हूँ। आओ चलो हम चले। लिली के जाने के बाद आर्या अपने कुत्ते डागी के साथ घाट पर गई। मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि मैं अपने दोस्त डागी को भी सच नहीं बता सकती। सागर की ओर इशारा करते हुए डागी कई बार भौंकने लगा। डागी, तुम ये तो नहीं कह रहे कि मैं अपने पानी के दोस्तों के पास जाऊं, है ना? जब लिली महल के हॉल में काम कर रही थी, वो ताजी हवा खाने के लिए महल की बालकनी में बाहर आई और उसने आर्या को घाट पर नीचे देखा, जैसे आर्या बस समुद्र में कूदने के लिए खड़ी हो। लिली ने आर्या के मानव पैरों को मछली की पूंछ में बदलते देखा। वो हैरान रह गई। वो भागी और महल से निकल गई। उसने जो देखा उसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपने सबसे करीबी दोस्तों को बताना शुरू किया कि उसने क्या देखा। इस बीच जलपरी आर्या गहरे समुद्री राज्य में गई और अपने पिता पोसाइडन, अपनी बहनों और अपने सबसे अच्छे दोस्त नन्ही डॉल्फिन से मिली, जो हमेशा आर्या के सवालों को सुनते थे। डॉल्फी, मुझे लोगों को बताने में डर लगता है कि मैं एक मत्स्य कन्या हूँ। तुम क्यों डरती हो आर्या? क्योंकि सब इंसान मेरे एडवर्ड की तरह समझदार और दयालु नहीं हो सकते हैं। हाँ, लेकिन तुमने हमेशा लोगों का भला किया है आर्या, इसलिए वे आपको चोट नहीं पहुंचाएंगे। आप एक मत्स्य कन्या हैं और बहुत भाग्यशाली भी। क्या आपको नहीं लगता वे समझेंगे? तुम सही कह रही हो डॉल्फी, बेशक वे समझेंगे। जब आर्या अपनी नन्ही दोस्त डॉल्फी से बात कर रही थी तो धरती पर लिली के दोस्तों ने लिली पर विश्वास नहीं किया और सोचा कि वो झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं साबित कर दूंगी कि राजकुमारी आर्या एक मत्स्य कन्या है। जब तट पर शाम हो रही थी, लिली चुपके से कांच के डिब्बे के साथ घाट पर गई और जलपरी आर्या के लौटने का इंतजार करने लगी। लिली इस बात से दुखी थी कि उसके दोस्त उस पर हंसे और राजकुमारी आर्या ने मत्स्य कन्या होने से इनकार किया था। थोड़ी देर बाद उसने पानी पर एक लहर देखी और कांच के डिब्बे को घाट के अंत तक खींचकर उसने उसे पानी में गिरा दिया। जलपरी आर्या पानी के भीतर थी, लिली के कांच के डिब्बे से अनजान, जो पानी में घाट से नीचे आ रहा था, लगभग अदृश्य रूप से। वो पानी से बाहर निकलने और इंसान बनने ही वाली थी, लेकिन वो पानी में ही कांच के डिब्बे से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, डिब्बे का ढक्कन उसके ऊपर बंद हो गया। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये क्या हो रहा है? जब लिली ने अपनी रस्सी पर रस्साकशी महसूस की तो उसने कांच के डिब्बे को समुद्र से खींचकर घाट पर छोड़ दिया। लिली को देखकर आर्या को एक पल के लिए उम्मीद जगी। लिली, लिली, बचाओ मुझे। माफ करना आर्या, तुम एक मत्स्य कन्या हो और तुमने मुझसे झूठ बोला। अब मुझे अपने दोस्तों को साबित करना है कि मैं झूठी नहीं। लिली कांच के डिब्बे को खींचकर तट पर एक सुनसान जगह ले गई। आर्या ने बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश की,
लेकिन वो कसकर बंद था और वो बच नहीं सकी। वो न तो अपने जमीन के दोस्तों को बुला सकती थी, न ही समुद्र के। आखिरकार सुबह हुई और लिली अपने दोस्तों के आने का इंतजार करने के लिए जल्दी उठ गई। उसने कांच के डिब्बे को कपड़े से ढक दिया। नन्ही जलपरी आर्या कुछ नहीं कर पा रही थी। वो टार्प के बाहर नहीं देख सकती थी और वो अभी भी बहुत डरी हुई थी। लिली के दोस्त आखिरकार समुद्र तट पर आ गए। ये रहा सबूत कि मैं झूठी नहीं हूँ। हमारी राजकुमारी आर्या को देखो, इस बार उसने हमसे छुपाया कि वो एक मत्स्य कन्या है। लिली के दोस्तों की आंखें फटी रह गईं और वे इतने हैरान थे कि पलक भी नहीं झपका सके। उन्होंने आर्या को बहुत बारीकी से देखा, ये देखने के लिए कि क्या ये राजकुमारी ही है। वे हैरान थे, लेकिन जब ये सब हो रहा था, उधर दुष्ट समुद्री चुड़ैल वेगा समुद्र से देख रही थी। उसने इस स्थिति का फायदा उठाने की सोची। ऐसा लगता है आर्या को मदद की जरूरत है। मेरे लिए ये एक सुनहरी मौका है। वेगा ने अपनी ऑक्टोपस भुजाओं को पानी से बाहर निकाला और समुद्र तट की तरफ बढ़ा दिया। उसने कांच के उस डिब्बे को पकड़ लिया जिसमें आर्या थी। लिली और उसके दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने क्या देखा। वे बहुत डर गए। आर्या ने कांच को पीटा लेकिन बच नहीं सकी। वेगा ने आर्या को समुद्र में खींच लिया और नौकरानियां सिर्फ खड़े रहकर तमाशा देखती रह गईं। नहीं, ओ नहीं, एक ऑक्टोपस महिला ने हमारे देश की राजकुमारी का अपहरण कर लिया। वेगा ने उस कांच के डिब्बे का ढक्कन खोला जिसे उसने अगवा किया था और जल परी आर्या को आजाद करवा दिया। वेगा, तुमने मुझे बचा लिया। इस दयालुता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ नन्ही जलपरी, मैंने तुम्हें बचा लिया। अब तुम मुझे गहरे समुद्री राज्य के खजाने की चाबी दोगी। क्या? नहीं, मैं आभारी हूँ कि तुमने मुझे बचाया, लेकिन मैं गहरे समुद्री राज्य के खजाने की चाबी तुम्हें नहीं दे सकती। दोस्तों को इनाम के लालच के बिना दयालु होना चाहिए। उसके इन शब्दों से क्रोधित होकर वेगा मत्स्य कन्या को फिर से कांच के डिब्बे में कैद करना चाहती थी। इसलिए उसने अपनी ऑक्टोपस बाहों से स्याही के गोले फेंकना शुरू कर दिया। हालांकि आर्या ने स्याही गेंदों को रोकने के लिए अपनी जादुई समुद्री शक्तियों का इस्तेमाल किया और वेगा की खतरनाक बाहों को पानी के नीचे रेत में चिपका दिया। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी आर्या, तुम्हें मेरा एहसान चुकाना होगा। एहसान बिना किसी वापसी की उम्मीद के किए जाते हैं वेगा। अगर आप एक अच्छा इंसान बनना चाहती हैं तो पहले दयालु दोस्त बनना सीखिए। जब आर्या धरती पर लौटी तो उसे याद आया कि लिली ने उसके साथ कितना भयानक व्यवहार किया था। वो बहुत दुखी थी। वो तुरंत प्रिंस एडवर्ड के पास गई और उसे जो कुछ हुआ था बताया। फिर उन्होंने लिली को बुलाया। लिली, मुझे तुम्हें सच ना बताने के लिए अफसोस है। हाँ, मैं एक मत्स्य कन्या हूँ। मेरा घर भूमि और समुद्र दोनों है और मुझे इन दोनों के लोगों से प्यार है। मैं आपके प्रति कठोर हो गई थी मेरी राजकुमारी, माफ कर दीजिए। अगले दिन आखिरकार आर्या ने सबके सामने खुलासा किया कि वो एक मत्स्य कन्या है। देश में रहने वाले सभी लोग और यहाँ तक कि जानवर भी इस खबर से बहुत खुश थे, क्योंकि अब उनके पास एक ऐसी सुंदर राजकुमारी थी जो जमीन और समुद्र दोनों जगह उनकी रक्षा कर सकती थी। नन्ही जलपरी और समुद्र का दिल। एक ज़माने में गहरे नीले समुद्रों के नीचे गहरे समुद्र में एक साम्राज्य था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। वहाँ सभी प्रकार के समुद्री जीव और यहाँ तक कि बहुत सुंदर मछली परी भी रहती थी। एक दिन राज्य की मछली को समुद्र के सबसे रहस्यमय हिस्से में
एक चमकता हुआ पत्थर मिला। पत्थर इतना सुंदर था कि मछली उत्साहित हो गई और वो उसे पानी के नीचे के राजा पोसाइडन के पास ले जाना चाहती थी। हालांकि ये छोटा सा दिखने वाला पत्थर वास्तव में बहुत भारी था, इसलिए मछली इसे रेत से नहीं ले सकती थी। वे तुरंत गहरे समुद्र के साम्राज्य में लौट गई और राजा पोसाइडन को इस अजीब चीज के बारे में बताया। बाद में पोसाइडन अपनी शक्ति पर भरोसा करते हुए उस रहस्यमय स्थान पर गए जहां मछली ने उन्हें बताया था। एक बार कोशिश की, 2 बार कोशिश की, उन्होंने 3 की गिनती की और अपनी सबसे मजबूत शक्ति का उपयोग करते हुए एक शक्तिशाली जोरदार विस्फोट किया, लेकिन ये पत्थर जरा सा भी नहीं हिला। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही पोसाइडन पत्थर को करीब से देखने के लिए उसके पास पहुंचे, वो चारों तरफ से चमकने लगा और पत्थर की आत्मा प्रकट हो गई। पोसाइडन ये जानकर दंग रह गया कि वो कहाँ है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो राजा पोसाइडन, ये पत्थर हमारे सागर का दिल है और मैं इसकी आत्मा हूँ। यदि आप इसे हिलाते हैं तो समुद्र, झीलें और यहाँ तक कि नदियाँ भी अपना सुंदर नीला रंग खो देंगी। पानी के नीचे के सभी जीव गायब हो जाएंगे और पहले जैसा कुछ नहीं हो सकेगा। आपका मतलब ये पत्थर समुद्र का दिल है क्या? हाँ, दिल को हिलाओगे तो सारा पानी के नीचे का जीवन रुक जाएगा। पोसाइडन को चेतावनी देने के बाद समुद्र के दिल की आत्मा अचानक गायब हो गई। जो कुछ रह गया वो था उस खूबसूरत पत्थर की चमक। उस दिन के बाद राजा पोसाइडन ने शपथ ली कि वो समुद्र के दिल की रक्षा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग थे। उनमें से एक वेगा नाम की पोसाइडन की ऑक्टोपस बहन थी। समुद्री डायन वेगा का हमेशा एक ही लक्ष्य होता था और वो था पूरे गहरे समुद्र के साम्राज्य पर कब्जा करना और समुद्र के दिल को पाना। इस तरह वो बुराई के साथ समुद्र की दुनिया पर राज कर सकती थी और वो सब कुछ भी प्राप्त कर सकती थी जो वो चाहती थी। मुझे बदलाव की गंध आती है सांप। कैसी गंध मेरी आका? मैं कुछ समझा नहीं। जीवन के भाग्य को निर्धारित करने वाली खुशबू सांप, सागर के दिल की खुशबू। क्या समुद्र का दिल महक रहा है मेरी आका? तुम कुछ नहीं समझते सांप। आप सही कहती हैं मेरी आका। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मैं क्या नहीं समझ पाया। बेशक वे नहीं समझेंगे। हाँ, कोई नहीं समझेगा। अच्छा किया स्नेकी। क्या मेरी आका? भेष का जादू। हाँ, भेष से मैं नन्ही मछली परी आर्या में बदल जाऊंगी और समुद्र के दिल को खोज लूंगी, फिर राज्य को अपने कब्जे में ले लूंगी। समुद्री चुड़ैल वेगा ने मोती के ग्लोब को 2 बार छुआ और अपने मुंह से जादुई मंत्रों को पढ़ा। बबल बबल जिगली मिगली पॉफ। वेगा अचानक नन्ही जलपरी आर्या में बदल गई और अब मैं बिल्कुल राजकुमारी आर्या जैसी हो गई हूँ। सुंदर पूंछ। जब वो गुफा से निकल रही थी
वेगा ने सांप को अपने पीछे न आने की चेतावनी दी। गुफा में रहो सांप, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो पूरी योजना पलट जाएगी। फिर वो गहरे समुद्र के साम्राज्य की ओर तैरने लगी। तभी नन्ही डॉल्फिन डॉल्फी और बड़ी व्हेल विली, आर्या के सबसे करीबी दोस्तों ने उसे आर्या समझकर उसका अभिवादन किया। आर्या, तुम्हें यहाँ देखकर कितना अच्छा लग रहा है। ओह, लेकिन तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा नहीं लग रहा। क्या तुम ठीक हो आर्या? चलो फिश पार्क में चलते हैं, कुछ मस्ती करते हैं। ये तुम्हारे मतलब का नहीं है। वैसे भी फिश पार्क बेबी फिश के लिए है। लेकिन हम तुम्हारे साथ पार्क में खूब मस्ती करते थे। पुरानी बात थी। जाओ और इस मोटी व्हेल के साथ मजे करो। मैं एक राजकुमारी हूँ। मैं तुम जैसों के साथ और पार्क में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकती। बाय। नन्ही डॉल्फिन डॉल्फी और व्हेल विली आर्या के ऐसे व्यवहार को देखकर बहुत हैरान थी। विली, कितना अजीब है कि आर्या ने हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया। क्या ऐसा कुछ है जो उसने हमें नहीं बताया? अगर हम प्रिंस एडवर्ड से बात करें तो शायद हम पता लगा सकें। इसलिए दोनों दोस्त पृथ्वी पर समुद्र के किनारे बने महल की ओर तैरने लगीं। वेगा ने नन्ही जलपरी आर्या के वेश में चुपके से गहरे समुद्री राज्य में प्रवेश किया। उसकी बहनों ने बड़ी खुशी से उसका स्वागत किया, जबकि वेगा ने उनकी ओर देखा तक नहीं। आर्या, क्या हुआ तुम्हें? कुछ हुआ क्या? हर कोई मुझसे क्यों पूछ रहा है कि क्या मैं ठीक हूँ? आप लोग मुझे बोर कर रहे हैं। मेरा भाई, मेरा मतलब मेरे पिता, कहाँ है मेरे पिता? मुझे बताओ। आर्या, तुम क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? ठीक है, मत बताओ, मैं उन्हें खुद ही ढूंढ लूंगी। जाओ। वेगा ने आर्या की मछली बहनों को छोड़ दिया और पोसाइडन को ढूंढने चली गई। नन्ही डॉल्फिन डॉल्फी और ग्रेट व्हेल विली महल के किनारे पर पहुंचे। राजकुमार एडवर्ड! राजकुमार एडवर्ड! जब राजकुमार ने उनकी आवाज सुनी तो वो तुरंत घाट के छोर पर आए। डॉल्फी, विली, प्रिंस एडवर्ड, क्या आर्या को कुछ हो गया? वो आज सबके साथ बुरा व्यवहार कर रही है। आर्या तो आज पानी में गई ही नहीं। वो पूरा दिन मेरे साथ ही महल में थी। हाँ? नन्ही जलपरी ने जब प्रिंस एडवर्ड को घाट पर अपने सबसे करीबी दोस्तों के साथ बात करते देखा तो वो तुरंत उनके पास आई। हाँ, आर्या? आर्या? यदि तुम यहाँ हो तो वो दूसरी कौन है जो आर्या की तरह दिखती है और सबसे बदतमीजी कर रही है? असली जलपरी आर्या बहुत हैरान थी जब उसे पता चला कि पानी के अंदर एक और आर्या है। मुझे कुछ समझ में आ रहा है, चलो चलें। आर्या जल्दी से घाट से समुद्र में कूद गई और उसके मानव पैर मछली की पूंछ में बदल गए। वो तेजी से गहरे समुद्री राज्य की तरफ तैर गई। लेकिन जब तक नन्ही परी राज्य में पहुंचती, वेगा आर्या के भेष में पोसाइडन को पहले ही ढूंढ चुकी थी। ओह, मेरे प्यारे राजा पिता, मैं सिर्फ एक बार सागर के दिल को देखूंगी, प्लीज। तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो आर्या? मैं तुम्हें पहले ही मना कर चुका हूँ। लेकिन प्लीज, प्लीज, मैंने कहा प्लीज। जब वेगा अपनी बुरी शक्तियों का उपयोग करने वाली थी, असली परी आर्या पहुंच ही गई। आर्या, ये सब क्या चल रहा है? तुम में से कौन असली है? पिताजी, मैं असली हूँ। वो समुद्री चुड़ैल वेगा है। ओ नहीं नहीं मेरे राजा पिता, मैं असली हूँ। राजा पोसाइडन इतने भ्रमित थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी असली बेटी कौन सी है। वो आपको बरगलाने की कोशिश कर रही है पिताजी। चलिए सागर के दिल में चलते हैं। समुद्र का दिल? मैं तुम्हें इसे कभी नहीं छूने दूंगी वेगा, कभी नहीं। उसी पल
पोसाइडन ने महसूस किया कि समुद्र के दिल की रक्षा करने की कोशिश कर रही आर्या उसकी असली बेटी थी। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और दूसरी आर्या की ओर इशारा किया और बिजली के तेज प्रहार से वेगा का असली चेहरा सामने आ गया। नहीं, नहीं, मेरा जादू टूट गया। अब तुरंत अपनी गुफा में चली जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें और चोट पहुंचाऊं वेगा। मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है। समुद्र का दिल मेरा होगा, मेरा। समुद्री चुड़ैल वेगा ने अपने अंतिम शब्द कहे और गहरा समुद्री राज्य छोड़ दिया। राजा पोसाइडन और उनकी प्यारी बेटी आर्या ने कसम खाई कि वे हमेशा समुद्र की आत्मा और दिल की रक्षा करेंगे, क्योंकि खास तौर से अच्छे लोग जानते हैं कि जीवन के लिए एक छोटा पत्थर भी कितना कीमती हो सकता है। नन्ही जलपरी और दुष्ट डायन वेगा। एक बार की बात है, समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों में एक बहुत ही अलग और सुंदर जीवन था। डॉल्फिन तैर रही थीं और गा रही थीं, और विशाल व्हेल डांस कर रही थी छोटी मछली के साथ। नन्ही जलपरी आर्या कभी कभी पानी के भीतर राज्य में रहने वाली अपनी बहनों के साथ मस्ती किया करती, और कभी कभी जमीन पर महल में प्रिंस एडवर्ड के साथ समय बिताती। सूर्यास्त कितना सुंदर है ना मेरे राजकुमार, ऐसा लगता है आसमान जैसे सो रहा हो। तुम भी सोते वक्त बिल्कुल इस सूर्यास्त की तरह खूबसूरत लगती हो आर्या। इस खूबसूरत, शांतिपूर्ण और मजेदार पानी के नीचे की दुनिया में वेगा नाम की एक डायन भी रहती थी। सांप, उन मसल्स को एक तरफ खींचो, मैं उलझन में हूँ कि किस रास्ते पर जाऊँ। ठीक है मेरी आका, हमारे रास्ते से हट जाओ। ये ट्रैक कहाँ है? कहाँ? पानी के नीचे ढूंढना बहुत मुश्किल है मेरी आका। हाँ, लेकिन उस बूढ़े कछुए ने कहीं ना कहीं छाप जरूर छोड़ी होगी। वेगा उस दिन समुद्र में सबसे बूढ़े कछुए को खोजने के लिए निकली थी। उसका लक्ष्य समुद्र के दिल की स्थिति जानना था। उसने सोचा कि अगर वो समुद्र के दिल पर कब्जा कर ले तो वो न सिर्फ गहरे समुद्र के राज्य पर बल्कि पूरी दुनिया पर राज कर सकती है। हालांकि वो इस बात से अनजान थी कि अगर समुद्र का दिल थोड़ा भी हिल गया तो सुंदर समुद्री जीवन समाप्त तक हो सकता है। हालांकि दुष्ट लोग कोशिशें और ट्रैक करते रहते थे। पानी के नीचे के राजा पोसाइडन नन्ही जलपरी आर्या से मिलने गए। अरे, ये तो मेरे पिताजी हैं पोसाइडन। पिताजी। आर्या, मेरी प्यारी बच्ची। ऐसे अचानक आने का कारण क्या है पिताजी? मेरी बच्ची, लोग समुद्र को प्रदूषित करते रहते हैं। हमारी मछली दोस्त हर दिन कचरा इकट्ठा करती हैं, लेकिन इससे भी कोई मदद नहीं मिलती। अपने लोगों की ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ मेरे राजा। आपको लोगों को ये सिखाना होगा कि वो महासागरों को प्रदूषित ना करें। मैं स्वयं इसका ख्याल रखूंगा मेरे प्रिय राजा। जैसे ही राजा पोसाइडन जाने वाले थे, नन्ही जलपरी ने कहा कि वो आकर उनकी मदद करना चाहती है। पिताजी, मैं अपने मछली मित्रों का समुद्र में एक स्वच्छ जीवन बनाने में मदद करूंगी। जब पोसाइडन और आर्या समुद्र में फेंके गए कचरे को इकट्ठा कर रहे थे, तो समुद्री चुड़ैल वेगा और सांप को आखिरकार बूढ़े कछुए की जगह मिल गई। हालांकि कछुआ इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि वे उसे जगा नहीं सके। जागो कछुए, जागो। बूढ़ा कछुआ गहरी नींद में सोता रहा। भले ही वेगा जोर से दस्तक दे रही थी और सांप लगातार उसके आसपास रेंग रहा था।
आखिरकार हमने इसे ढूंढ लिया, पर ये तो सो रहा है। मुझे लगता है कि हम उसे जगा नहीं पाएंगे मेरी आका। तो मैं ये स्वादिष्ट समुद्री शैवाल किसी और को दे दूंगी। तभी स्वादिष्ट समुद्री शैवाल का नाम सुनते ही कछुए ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। हाँ, क्या किसी ने शैवाल कहा? वो मुझे बहुत पसंद है। हमने बहुत शोर किया, लेकिन आप सिर्फ उसी से जागे हैं। मेरी लंबी उम्र का राज मेरी नींद में छिपा है। लेकिन मैं स्वादिष्ट समुद्री शैवाल के लिए खुशी से कुछ नींद त्याग दूंगा। क्या मैंने बताया कि वो मेरे पसंदीदा हैं? हाँ। वैसे आप वास्तव में कितने साल के हैं स्लीपी कछुए? 150 साल की उम्र के बाद मैंने गिनना बंद कर दिया था। बेशक 1 या 2 दशक तो मैं सो ही रहा होऊंगा। हाँ, आप मेरी उम्मीद से भी बड़े हैं। ओह, ये जबरदस्त है। क्या मैंने कहा कि ये मेरी पसंदीदा है? क्योंकि आप इतने बूढ़े हैं, मुझे लगता है आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। निर्भर करता है कि सवाल क्या है। वो पत्थर कहाँ है जो समुद्र का दिल है? जब बूढ़े कछुए ने ये सवाल सुना तो वो एक पल के लिए रुक गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। देखो, मैं उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। तो आप इसकी जगह जानते हैं। मुझे जल्दी बताओ, समुद्र का दिल कहाँ है? जब बूढ़ा कछुआ ये नहीं बताने पर अड़ा रहा कि समुद्र का दिल कहाँ है, अगर आप मुझे जवाब नहीं देंगे तो मैं आप पर जादू कर दूंगी, जिससे आप कभी भी सो नहीं पाएंगे। बूढ़ा कछुआ वेगा की इस जादू वाली धमकी से इतना डर गया कि उसे पत्थर की जगह बतानी पड़ी। ये हुई ना बात। धन्यवाद बूढ़े कछुए। ये लो, तुम्हारे लिए थोड़े और समुद्री शैवाल। समुद्री चुड़ैल वेगा और सांप समुद्र के दिल की तरफ चल पड़े। बूढ़ा कछुआ जो हुआ था बताने के लिए पोसाइडन की तलाश में निकल पड़ा। उस समय समुद्र में फेंके गए कचरे को साफ कर रहे पोसाइडन और आर्या ने बूढ़े कछुए को आते हुए देखा। अरे कछुआ दादा, आप हमारी मदद करने आए हैं? ओह, मुझे बहुत खुशी है कि तुम मुझे मिल गई। ओह कछुआ दादा, आप जाकर आराम कीजिए, खुद को थकाइए मत। एक बहुत ही जरूरी बात है जो मुझे आपको बतानी है मेरे राजा। क्या है? मैं सुन रहा हूँ। मैं पिछले साल से झपकी ले रहा था और फिर एक अजीब ऑक्टो महिला ने मुझे समुद्री शैवाल से जगाया। बूढ़े कछुए ने पोसाइडन को वो सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ था। समुद्र के दिल की रक्षा के लिए पोसाइडन और आर्या ने तेजी से तैरना शुरू कर दिया। मुझे उम्मीद है बहुत देर होने से पहले हम समुद्र के दिल तक पहुंच सकते हैं। समुद्री चुड़ैल वेगा और सांप पहले ही समुद्र के बीच में पहुंच चुके थे। वेगा ने अपनी ऑक्टोपस भुजाओं को समुद्र के दिल के चारों ओर लपेट लिया और खींचने लगी। ये मेरी उम्मीद से कहीं भारी है। जब वेगा समुद्र के दिल को हिलाने वाली थी, पत्थर की आत्मा प्रकट हो गई। रुको, बस करो, रुक जाओ, समुद्र के दिल को मत छुओ। हाँ, तुम कौन हो? समुद्र का दिल मेरा होगा, दफा हो जाओ। वेगा ने समुद्र के दिल की आत्मा की नहीं सुनी और अपनी पूरी ताकत से पत्थर को उठा लिया। अब महासागरों पर मेरा पूरा नियंत्रण है। तभी पोसाइडन और नन्ही जलपरी आर्या आ गए। वेगा, समुद्र के दिल को तुरंत उसके स्थान पर रख दो, नहीं तो जल्दी ही सारा समुद्री जीवन खत्म हो जाएगा। तुम झूठ बोल रहे हो। जैसे ही वेगा ने समुद्र का दिल छीना, पानी ने अचानक अपना नीलापन खोना शुरू कर दिया
आसपास की मछलियां तैर नहीं पा रही थीं। समुद्री शैवाल और मूंगे धीरे धीरे गायब हो रहे थे। समुद्र का दिल भी अपनी सुंदर चमक खोने ही वाला था। वेगा, तुम भी हमारी ही तरह एक समुद्री जीव हो, तो इसलिए तुम भी गायब हो जाओगी। उसी समय वेगा ने महसूस किया कि वो अपनी ऑक्टोपस भुजाओं को हिला नहीं पा रही और वो डर गई। वे सच कह रहे हैं। अगर मैं गायब हो गई तो मैं गहरे समुद्री राज्य को जीत नहीं सकूंगी। आखिरकार वेगा समुद्र के दिल को वहीं छोड़ने के लिए सहमत हो गई जहां वो था। पत्थर फिर से चमकने लगा, मछलियां तैरने लगीं, समुद्री शैवाल फिर से जी उठे और पानी नीला होने लगा। पोसाइडन और नन्ही जलपरी आर्या बहुत खुश थे कि समुद्र फिर से जी उठा था। समुद्री चुड़ैल वेगा गुस्से में अपनी गुफा में लौट आई क्योंकि उसे वो नहीं मिला था जो वो चाहती थी। समुद्र के दिल की शक्ति फिर से लौट आई थी और जीवन फिर से खिल उठा था। पानी के नीचे रहने वाले सभी जीवों का इस समुद्री दिल पर हक था जो सबको जीने की आजादी प्रदान करता था, क्योंकि समुद्रों के जीवन की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है, चाहे इंसान हो या मछली, बड़े हो या छोटे। नन्ही जलपरी आर्या और बड़ी आग। एक बार की बात है, सुंदर जलपरी आर्या समुद्र के किनारे एक महल में रह रही थी। अपने मानवीय पैरों के कारण वो समुद्र तट पर आजादी से दौड़ सकती थी। साथ ही पेड़ों से फल तोड़ती और अपने पशु मित्रों को बड़े मजे से खिलाती। तुम नन्ही गिलहरी कितनी प्यारी हो। एक दिन जब आर्या समुद्र तट से महल की ओर लौट रही थी तो वो समुद्र को देखने के लिए घाट पर रुकी। कुछ ही दूरी पर उसने समुद्र के ऊपर बड़ी लहरें और कुछ धुआं देखा। उसने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है। वे लहरें बहुत बड़ी हैं, पानी के भीतर बुरी चीजें हो रही होंगी। उसने घबराहट में घाट से छलांग लगाई और नीचे तैरने लगी। पानी में जाते ही उसकी मछली वाली पूंछ आ गई। जैसे ही वो दलदल में डूबी, उसने महसूस किया कि पानी का तापमान बदल रहा है। ओह, ये सही नहीं है। पानी ठंडा होना चाहिए था। जितना गहरा मैं जाती, ये गर्म क्यों हो रहा है? पानी इतना गर्म हो गया कि आर्या की पूंछ का सिरा लाल हो गया। गहरे समुद्र के राजा पोसाइडन ने भी देखा कि समुद्र गर्म हो रहा था। समुद्र तल का तापमान जांचने के लिए उन्होंने तुरंत अपने त्रिशूल की नोक को रेत में धंसा दिया। उन्होंने सोचा कि अगर त्रिशूल की नोक लाल हो जाती है तो उन्हें तुरंत दखलंदाजी करनी चाहिए। जैसा कि उन्हें डर था, उनका त्रिशूल लाल हो गया क्योंकि रेत बहुत गर्म थी। अगर ये तापमान और बढ़ गया तो ये सभी समुद्री जीवों के लिए भयानक होगा। पोसाइडन ने जल्दी ही गहरे समुद्री राज्य को छोड़ दिया और पानी में सबसे गर्म स्थान की ओर तैरने लगे। नन्ही जलपरी आर्या ने रास्ते में देखा कि मछलियों के झुंड पानी के तापमान से बुरी तरह प्रभावित हो गए थे। ठीक उसी वक्त नन्ही डॉल्फिन डॉल्फी आर्या के पास आई और उसकी पूंछ गर्मी से लाल थी। आर्या, मैं तुम्हें खोजने के लिए तैर रही थी। क्या चल रहा है? पानी इतना गर्म क्यों है? मेरी पूंछ देखो। हाँ, हमारी पूंछ लाल हो रही है डॉल्फी। हम इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखो, मसल्स भी लाल हो रहे हैं। डॉल्फी, दूसरी मछलियों को पानी की सतह पर ले जाओ और मैं जाकर इस गर्मी की वजह का पता लगाती हूँ। जब नन्ही डॉल्फिन डॉल्फी बाकी मछलियों के साथ पानी की सतह पर तैर रही थी,
आर्या ने उसे गर्म पानी से बचाने के लिए एक मजबूत जादुई पानी का बुलबुला बनाया। अपनी सुरक्षा के लिए बनाए इस बुलबुले की वजह से वो गर्म पानी के स्रोत के और नजदीक जाने में सक्षम हो रही थी। लेकिन समुद्र की दुष्ट ऑक्टोपस समुद्री डायन वेगा पर इस पानी की गर्मी का जरा भी प्रभाव नहीं था। वास्तव में वो बहुत अच्छे मूड में थी। मेरी गुफा की गर्मी के बारे में क्या सोचते हो सांप? ये मौसम छुट्टियां मनाने के लिए बहुत शानदार है मेरी महारानी। ये बहुत ही बढ़िया मौसम है। तो चलो बाहर की गर्मी को थोड़ा और बढ़ाते हैं और कुछ मजा करते हैं। समुद्री चुड़ैल वेगा ने अपनी गुफा के नीचे ऐसी जादुई आग लगा दी थी कि समुद्र का तल आग से जल रहा था। चलो इस आग को थोड़ा और बढ़ाएं ताकि सब मछलियां भाग जाएं और गहरे समुद्र का राज्य मेरा हो जाए। जैसे ही वेगा अपनी शक्तिशाली जादू से आग बढ़ाने वाली थी, वहाँ का राजा उसका भाई पोसाइडन उसके पास पहुँच गया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? गर्मी के कारण हजारों मछलियों को अपना घर छोड़कर पानी की सतह पर भागना पड़ा है। तुम हमारी सारी दुनिया तबाह कर दोगी। पोसाइडन, दूर रहो, नहीं तो मैं इस आग को और भी बड़ा और गर्म कर दूंगी। पोसाइडन ने वेगा की बात नहीं मानी और बहुत गर्म होने के बावजूद उन्होंने अपने जादुई त्रिशूल का इस्तेमाल किया और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन ये काम नहीं किया। तुम इस आग को कभी नहीं बुझा सकते पोसाइडन, अब पीछे हट जाओ। जब पोसाइडन पीछे नहीं हटा तो वेगा ने उन पर आग की गोलियां चलानी शुरू कर दी। वो अपनी रक्षा नहीं कर पाए। उनकी पूंछ गर्मी के कारण लाल हो गई। जब उनकी शक्ति कम हो गई तो वो कमजोर महसूस करने लगे और पीछे हटाए पानी की सतह की ओर जाने लगे। लेकिन चुड़ैल वेगा ने राजा को हराने का अवसर देखा तो उन पर जाल फेंका। तभी जलपरी आर्या को वेगा की रहस्यमयी जादुई आग मिली। वेगा, मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम ही थी जिसने पानी के नीचे आग लगाई और मछलियों को डराया। दूर रहो आर्या, नहीं तो मैं तुम पर भी जादू कर दूंगी जैसे मैंने तुम्हारे पिता पर किया। आर्या, संभल कर, गर्मी बढ़ती जा रही है। वेगा ने जादुई आग को और भी गर्म और बड़ा बनाने के लिए अपनी ऑक्टोपस भुजाओं को हिलाया, लेकिन नन्ही जलपरी वेगा से बिल्कुल भी नहीं डरती थी क्योंकि वो सुरक्षात्मक बुलबुले के अंदर सुरक्षित थी। चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं इस आग को बुझाकर आपको भी आजाद करा दूंगी। आर्या ने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी की और उस बुलबुले के साथ आग के पास पहुंची। लेकिन तभी वेगा ने अपनी ऑक्टोपस भुजाओं से नन्ही जलपरी पर आग की लपटें फेंकना शुरू कर दिया। आर्या की सुरक्षात्मक बुलबुले ने लपटों को रोका और उसकी रक्षा की। मैं इस बड़ी आग को बर्फ की सिल्ली से बुझा सकती हूँ। जलपरी आर्या ने तुरंत अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित किया और अपने हाथों में एक छोटी सी बर्फ की सिल्ली बनाई। उसने बुलबुले से बर्फ की सिल्ली को बाहर उड़ा दिया और ये तब तक बढ़ती गई जब तक कि वो बहुत बड़ी नहीं हो गई। समुद्री चुड़ैल वेगा की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने बर्फ की सिल्ली के आकार को देखा। ओह नहीं, नहीं! बर्फ की सिल्ली आग पर इस तरह गिरी कि समुद्र के तल पर लगी सारी आग बुझ गई और जलपरी आर्या ने अपने पिता पोसाइडन को बचा लिया जो जाल में फंस गए थे। पोसाइडन ने वेगा की तरफ अपना शक्तिशाली त्रिशूल लहराया और उसे दूर, बहुत दूर गहरे पानी में भगा दिया।
नहीं। तुम आग बुझाने में कामयाब रही आर्या। सभी समुद्री जीवों की ओर से तुम्हारा धन्यवाद। जब पानी का तापमान सामान्य हो गया तो सभी मछलियाँ, मसल्स और कछुए खुशी खुशी अपने घर लौट आए। हम फिर से सुरक्षित सब ठीक हैं। हो गया। समुद्र का पानी हमेशा से बर्फीला था, लेकिन उसमें रहने वाली मछलियों ने अपने दिल की गर्मी कभी नहीं खोई। तुम सब बच गए। मैं बहुत खुश हूँ मेरे दोस्तों। नन्ही जलपरी आर्या और हिमखंड का जादू। एक बार की बात है, दूर देश में समुद्र के किनारे एक सुंदर महल था। इस महल का राजकुमार एडवर्ड बहुत सुंदर और शक्तिशाली नौजवान था और प्रिय राजकुमारी थी जलपरी आर्या। एक तेज हवा वाले दिन प्रिंस एडवर्ड और आर्या अपने दल के साथ नई नई जगहों का पता लगाने के लिए एक यात्रा पर निकले। यात्रा के दौरान चूंकि चालक दल काम में व्यस्त था, प्रिंस एडवर्ड ने दूर क्षितिज को स्कैन करने के लिए अपनी दूरबीन से देखा। जलपरी आर्या हवा में हवा की गति को नियंत्रित कर रही थी। ओह, मुझे एक नई धरती दिख रही है। अरे वाह, ये तो नई कमाल धरती। की खबर है। बहुत सही। राजकुमार एडवर्ड ने तुरंत स्टीयरिंग को घुमाया, जहाज को उस भूमि पर ले जाने के लिए जिसे उसने बहुत दूर से देखा था। हालांकि जहाज इतनी तेजी से जा रहा था कि हर कोई एक तरफ से दूसरी तरफ गिर गया और मानचित्रकार ने अपना संतुलन खो दिया, जिससे नक्शा समुद्र में गिर गया। अरे नहीं, नक्शा नक्शा नहीं, नहीं नहीं, कैप्टन कैप्टन, मुझसे नक्शा गिर गया। प्रिंस एडवर्ड ने देखा कि नक्शा लहरों में गायब हो गया है। ओ नहीं, हमें वो नक्शा चाहिए। आर्या, उसने नक्शा गिरा दिया। शायद हम बादलों का अनुसरण करके नेविगेट कर सकते हैं। आर्या और प्रिंस एडवर्ड ने आकाश की ओर देखा, लेकिन आकाश में बादल नहीं थे। जहाज पर सवार सभी लोग ये सोचने लगे कि बिना मानचित्र के इस समुद्र को कैसे नेविगेट किया जाए। इस बीच नाविकों द्वारा गिराया गया वो महत्वपूर्ण मानचित्र पानी के नीचे की दुनिया में रहने वाले 2 सिरों वाले सांप को मिल गया। आहा, इंसानों द्वारा गिराया गया एक और कूड़े का टुकड़ा। सांप ने नक्शा लिया और उसे पानी के नीचे की दुनिया की डायन वेगा के पास ले गया। मेरी आका, इधर उधर घूमते हुए मुझे ये कागज मिले। अगर आपको इनकी जरूरत नहीं तो क्या मैं इन्हें खोजी मछली को दे दूं? वेगा ने वो कागज उठाया जो सांप लाया था। उसने इसे देखा और महसूस किया कि ये एक खजाने की खोज वाला नक्शा था। ये खजाने की खोज का नक्शा है जिसे प्रिंस एडवर्ड इस्तेमाल करते हैं। सांप, क्या? एक नक्शा? हाँ। तो हम इस नक्शे के साथ क्या करने वाले हैं मेरी आका? तुम्हारे 2 सिर हैं सांप, कम से कम एक का तो इस्तेमाल कर लो। दुष्ट चुड़ैल वेगा ने उस जहाज को ट्रैक करने की योजना बनाई जिस पर प्रिंस एडवर्ड और आर्या सवार थे, और जहाज को डुबो दिया। इस बीच आर्या ने फैसला किया कि वो पानी के भीतर खोए हुए नक्शे को खोजने की कोशिश करने के लिए समुद्र में नीचे जाएगी। समुद्र के पानी में गहरे उतरते ही उसकी जादुई मछली पूंछ वापस आ गई। बहुत देर होने से पहले ही उसकी सहेली डॉल्फी ने उसे ढूंढ लिया। डॉल्फी, हमने अपनी खोज यात्रा के दौरान अपना नक्शा गिरा दिया। क्या तुमने यहाँ आसपास कहीं नक्शा देखा है? आर्या,
अगर कोई कागज का नक्शा पानी में गिरता है तो वो गीला हो जाता है, गल जाता है। आप शायद टुकड़े नहीं ढूंढ पाएंगे। हाँ, लेकिन ये एक महासागर की खोज का मानचित्र है। इसे वाटरप्रूफ पेपर से बनाया गया था। तो हम इसे खोजी मछली के पास जाकर उससे पूछते हैं। नन्ही जलपरी और डॉल्फिन तेजी से खोजी मछली की तरफ चल पड़े। खोजी मछली ने वो सब कुछ इकट्ठा किया जिसे लोग समुद्र में गिराते थे। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वेगा को पहले से ही नक्शा मिल चुका है और उसने प्रिंस एडवर्ड के जहाज के सामने एक खतरनाक बर्फ की चट्टान बनाने के लिए एक जादू का इस्तेमाल किया है। जब प्रिंस एडवर्ड जहाज चला रहे थे तो उन्होंने ध्यान से समुद्र की लहरों को देखा और ठीक समय पर बर्फ की चट्टान को देख लिया। उससे दूर जाने के लिए उन्होंने तेजी से स्टीयरिंग घुमाया। वो क्या था? हम लगभग एक विशाल हिमखंड से टकराने वाले थे। हे राजकुमार, अगर मुझसे वो नक्शा नहीं गिरा होता तो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। अभी डेक पर चढ़ो और आगे की लहरों को देखो। समुद्री चुड़ैल वेगा ने पानी के भीतर मंत्र डालना जारी रखा और एक और बर्फ की चट्टान खड़ी कर दी। हम उस जहाज को डुबो देंगे स्नेकी। जब वेगा राजकुमार के जहाज को डुबाने की कोशिश कर रही थी, आर्या और डॉल्फी खोजी मछली के पास पहुंचे। हेलो खोजी मछली। ओह, नन्ही परी आर्या। हेलो हेलो, क्या आप हमारी मदद करेंगी? हमने एक नक्शा खो दिया है। ये हमसे समुद्र में गिर गया, पता नहीं कहाँ। आपका नक्शा कैसा दिखता था? ये खास वाटरप्रूफ कागज से बना था, गोल गोल लिपटा हुआ। जलपरी आर्या और डॉल्फी खोजी मछली का इंतजार करने लगे। मुझे माफ करना आर्या बेटा, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जैसा आपने मांगा था। आर्या और डॉल्फी खोजी मछली के पास से उदास होकर चली गईं। डॉल्फी, मैं वापस जहाज तक जाऊंगी और समूह का मार्गदर्शन करूंगी। मैं भी साथ चलूंगी। समुद्री चुड़ैल वेगा आखिरकार राजकुमार के जहाज को हिमखंडों से रोकने में कामयाब हो गई। जैसे ही एक तेज हवा जहाज की नोक से टकराने वाली थी, जलपरी आर्या आ गई। वेगा, आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? ये हिमखंड क्या है? डॉल्फी ने देखा कि वेगा कागज का एक टुकड़ा पकड़े हुए थी। आर्या, देखो, उसके हाथ में कागज है, वो नक्शा होना चाहिए। क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? वो नक्शा वापस दे दो वेगा। वेगा ने अपने हाथ में आग जलाई और नक्शा जलाने ही वाली थी, लेकिन मरमेड आर्या ने एक बड़ी लहर भेजी और वेगा की हथेली में लगी आग को बुझा दिया। इस बीच डॉल्फिन डॉल्फी पानी में कूद गई और अपने मुंह से नक्शा पकड़ लिया। ये देखकर आर्या ने एक और बड़ी लहर पैदा की और वेगा पर फेंक दी। तो वेगा समुद्री चुड़ैल समुद्र में बहुत गहरे में डूब गई। आर्या ने डॉल्फी से नक्शा लिया और वापस जहाज के डेक पर चढ़ गई। चालक दल और प्रिंस एडवर्ड ने तालियों से उसका स्वागत किया। हमारी राजकुमारी की जय हो। मुझे तुम पर और तुम्हारे साहस पर गर्व है मेरी राजकुमारी। ये है बहुत बढ़िया राजकुमारी, आप लंबी जिए। बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया आपने। कमाल कर तो दिया। अब सब चलते हैं। ये दयालु लोग नए द्वीपों और सुंदर भूमि की खोज कर रहे हैं जिन्हें महासागरों में खोजा नहीं गया है। वे हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता से सही रास्ता खोज सकते हैं। उनकी हिम्मत को दाद है, चाहे जब उनका नक्शा उनके हाथ में नहीं था तब भी उनके दिल में था।